हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। दवा लेके ठीक हो गया अभी थोड़ा सा। ठीक है, एक दो चैप्टर बचे हुए जो कि मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं। मैं सुपर क्विक रिवीजन करा दूंगा। 6-7 सेक्शंस के चैप्टर है मैनेजर रिकमेंडेशन। और मैं कोशिश करूंगा कल आईबीसी का पार्ट 2 भी डाल दूं अर्ली मॉर्निंग, जल्दी रिकॉर्डिंग करके। तबीयत सही नहीं थी, अदरवाइज आज ही डाल देता मैं आपको। ठीक है, चलो सर, एकदम क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, बिना रुके हुए बिना थके हुए खत्म करेंगे इसको। चांसेस कहाँ से इंपॉर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा सर। अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। सर नाउ इस चैप्टर का नाम क्या है सर? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर नाउ हु इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं जो सुबह मॉर्निंग में बैग लेके आते हैं, हमारे ऑफिस में काम करते हैं और साहब में चले जाते हैं। सर दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर तीन ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, दैट इज होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। अदरवाइज उसके अलावा सारे क्या होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज ऑल्सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इनका काम क्या होता है? डे टू डे बिजनेस में आएंगे, काम करेंगे, जाएंगे। सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम क्या होता है? सिर्फ डिसीजन मेकिंग करने आएंगे बोर्ड मीटिंग में। ठीक है, कंपनी सेल नॉट अपॉइंट, पहला क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। कंपनी सेल नॉट अपॉइंट, सर सेल बोलने वाला कभी नहीं हो सकता। एम्प्लॉय एमडी और मैनेजर एट सेम टाइम, मतलब सर ये बंदा है मिस्टर ए मिस्टर बी। मिस्टर ए आ रहा है एज ए एमडी बनने के लिए, मिस्टर बी आ रहा है एज ए मैनेजर बनने के लिए। तो एक कंपनी में दोनों टाइप के लोग नहीं अपॉइंट हो सकते, या दोनों टाइप के लोग एक कंपनी में एक साथ काम नहीं कर सकते। सर डिस्प्यूट होता है दोनों की, बोलते हैं भाई एटीट्यूड ईगो हर्ट हो जाता है। तो ये एमडी ये मैनेजर एक साथ दोनों आदमी एम्प्लॉय कंपनी में काम नहीं कर सकता। ठीक है, या तो एमडी रहेगा या तो मैनेजर रहेगा, या तो सास रहेगी या तो बहू रहेगी, जो समझ लो आप। ठीक है, चलो एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम में, बाद में हो सकता है मान लो आज एमडी निकल गया तो कल को क्या मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं, मान लो मैनेजर निकल गया, एमडी अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, टेन्योर। सर टेन्योर कितना होता है? जैसे स्मॉल शेयर डायरेक्टर का 3 साल होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल होता है। सर इसका टेन्योर क्या होता है? सुनो, मैक्सिमम 5 ईयर्स एट ए टाइम, एक बार में 5 साल बन सकता है। क्या रीअपॉइंट हो सकता है? यस रीअपॉइंट हो सकता है। तो क्या रीअपॉइंट में स्टार्टिंग बता देंगे? मान लो सर पहला साल गुजरा इसका, बोलेंगे तू रीअपॉइंट हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे खुशखबरी कब देना है? जब उसका 5वां साल हो रहा है। सर क्या बोल रहा है? जब उसका 5th ईयर हो रहा है ना, उसके पहले वाला ईयर, मतलब ये 4th ईयर में आपको यहाँ पे आके इस बीच में खुशखबरी देना है। ऐसे क्या होगा ना, अदरवाइज वो ना कंफर्ट जोन में चला जाएगा, बोलेगा यार मैं तो रीअपॉइंट हो ही जाऊंगा, कुछ ना चल कुछ कांड कर देते हैं, क्या पता कंपनी में हटाई थोड़ी ना, रीअपॉइंट में हो जाऊंगा। तो जब यहाँ पे जब पहुंच जाओ ना 4 से 5 के बीच में, तब यहाँ पे उसको खुशखबरी देना कि हम आपको रीअपॉइंट कर रहे हैं। तो रीअपॉइंट शैल नॉट बी मेड अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी। मतलब यहाँ पे आप रीअपॉइंट में खुशखबरी नहीं दे सकते, यहाँ पे नहीं दे सकते, यहाँ नहीं दे सकते, यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो 1 साल पहले जब उसका टेन्योर कंप्लीट होने वाला ना, उसके 1 साल पहले तक उसको रीअपॉइंट में खुशखबरी दे सकते हो। चलो, अपॉइंटमेंट एज डब्ल्यू टी, फुल टाइम डायरेक्टर मैनेजर फॉर लाइफ टाइम इज प्रोहिबिटेड। क्वेश्चन आया हुआ एक बार, क्या ये लाइफ टाइम के लिए हम डाल सकते हैं कि ऐसे बोल दे कि भाई आज से तू एमडी, तू अमर हो गया, आज से हमारी कंपनी में तू हमेशा के लिए एमडी रहेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो सर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सुनो सुनो, एलिजिबिलिटी जाने से पहले आपको जानना है सर नॉन, मतलब इन एलिजिबिलिटी, क्योंकि एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है। अगर आपको इन एलिजिबिलिटी समझ आ गया तो आप भाई क्लियर होगा। सुनो, उसने कभी भी क्रिएटर्स का पेमेंट सस्पेंड ना किया हो। ठीक है, मतलब अगर मान लो ये डायरेक्टर है, ये एमडी था कंपनी में, किसी कंपनी में एमडी था, ठीक है, या कुछ भी था, इसने क्या किया, इस कंपनी में क्रिएटर्स का पेमेंट है, या मान लो इसने क्या किया, कोई क्रिएटर से उधार ले रखा था समथिंग 2 लाख रुपीज, और इसने इस क्रिएटर का पैसा नहीं दिया था। ठीक है, तो ऐसे टाइप के लोग क्या होंगे, भाई तू क्रिएटर्स का पैसा नहीं दे सकता। मान लो कि मेरे को ना 5 6 दोस्त उधार ले लिया मैंने, क्रिएटर्स थे मेरे को, ठीक है, मैं उनका पैसा नहीं चुका पाया। भाई तू जब उसके पैसा नहीं चुका सकता तो कौन सा बिजनेस डिसीजन ले लेगा कि कंपनी में? तो कहीं ना कहीं एक तरह से लॉस मेकिंग करेगा, क्योंकि क्रिएटर्स का पैसा लेके तू विजय माल्या बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्रिएटर्स का तुम सिंपल, मैं देखो शॉर्ट बताता हूँ, लास्ट टाइम एग्जाम में हो सब दिमाग में आ जाएगा। क्रिएटर्स का क्या करो, डिफॉल्ट करो, या तुमने कभी क्रिएटर्स का डिफॉल्ट किया होगा। ठीक है, एजेंट इंस्टॉलमेंट, भैया तुम्हारा दिवालिया निकल गया हो कभी भी, तो ये सब इनएलिजिबिलिटी है, कभी नहीं बन सकते तुम एज एमडी ये सब। ठीक है, तो या तुम दिवालिया निकल गया हो तुम्हारा, या तुमने क्रिएटर का दिवालिया निकाल दिया हो, ठीक है, या तुम्हें 6 महीने से ऊपर की सजा हो गई हो। सर देखो वहां पे डायरेक्टर चैप्टर में क्या था, 6 महीने से ऊपर की सजा होती थी, 7 साल से कम तो 5 साल के लिए कूलिंग पीरियड था, 5 साल तक नहीं हो सकते। यहाँ पे साफ बोल दिया गया है। कल लोग शाहरुख खान का बेटा है, मान लो कोई भी आदमी क्या हो सकता, बॉलीवुड का क्या आदमी हो सकता है, 6 महीने से ऊपर का जेल चला जाए तो भैया वो कभी नहीं बन सकता एज एमडी। एज एमडी बोल रहा हूँ, डायरेक्टर के नहीं बोल रहा। डायरेक्टर चैप्टर वहां पे बोला हो गया 6 साल से ऊपर सजा हो गया कोई बात नहीं, वो सजा कंप्लीट करो, फिर 5 साल कूलिंग पीरियड, फिर बन जाओगे। तो डायरेक्टर तो बन सकता है, बट 6 साल से ऊपर की सजा हो गई ना, इम्प्रिजमेंट जेल हो गया ना, तो भैया कभी एज एमडी नहीं बन सकता, कभी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता, कभी एज डब्ल्यूटी नहीं बन सकता। ठीक है, तो 6 साल की सजा एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर याद रखना। सर अगर मान लो आपका साल 21 साल से कम हो तो? सर बच्चे हो, लॉ बोलता है बच्चे हो। अब छोटे बच्चे समझ के हमको ना समझाना रहे गाना है, कोई बात नहीं। अब लॉ बोला बच्चे हो तो भैया आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहीं ना कहीं हाई पोस्ट का बंदा होता है, उसको डिसीजन मेकिंग में सबसे आगे रहना होता है। बोलता है तुम अच्छे का काम करो, विजडम थी जब तो निकल जाए अच्छे से, तो 21 साल का हो जाओ तब तुम बन सकते हो। ठीक है, और बोल दिया अगर तुमने 70 साल का बर्थडे मना लिया ना तो भैया तुम चले जाओ, क्योंकि कहने का मतलब है उनका लॉ को ये लगता है कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा डिसीजन पावर विल पावर खत्म हो चुका है, तुम कोई डिसीजन ले सकते। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट किया गया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट किसने किया? अनिल कपूर जी ने। अनिल कपूर जी ने बोला झकास, मैं 71 ईयर का होने जा रहा हूँ और मैं अभी भी डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ, मैं सबसे फिट हूँ, मैं सब कुछ ये हूँ, तो मेरे साथ क्यों ऐसा पार्शलिटी?
तो बोला कि ठीक है अनिल कपूर जी, आपको हम 70 साल हो गए, कोई बात नहीं, आपको हम रखेंगे। तो ये 70 साल वाले के लिए 21 साल तो साफ मना है, 21 साल के हो कम हो तो भाई नहीं हो पाओगे। 70 साल के लिए बोल दिया कि कोई बात नहीं अनिल जी, तुमने अच्छा खासा कंपनी में सर्व किया है, हम आपको एक मौका देंगे। क्या मौका देंगे सर? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो 70 साल अटेंड हो गया ना, मतलब 70वां बर्थडे केक काटने जा रहे हो, तो बोला आपको हट जाओगे। बट लॉ ने बोला एक्सेप्शन। कब बोला? सुनो, अगर आपके लिए एसआर पास हो गया, एसआर कौन पास करेंगे? मेंबर। अगर मेंबर ने, एक रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ठीक है। अगर मेंबर ने डर लगता है, अगर मेंबर ने ना एसआर पास कर दिया, क्या हुआ यार, अगर मेंबर ने एसआर पास कर दिया, ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ ठीक है, एक्सप्लेनेटरी क्या हुआ? डिटेल स्टेटमेंट, मतलब हाँ अनिल कपूर जी ने बहुत अच्छा काम किया था, लास्ट के 5 साल हमारी कंपनी की ग्रोथ यहाँ से यहाँ चली गई, अनिल कपूर अभी बूढ़े नहीं हुए हैं भाई, क्या डिसीजन लेते हैं। तो मतलब सिंपल समझाऊं, एसआर पास होना चाहिए, बात खत्म। अगर एसआर पास हुआ है ना, तो अनिल कपूर जी आप वापस आप हटिएगा नहीं, 70 साल हो जाएगा, आप हटिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड बोला, अगर सर एसआर पास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक दरवाजा और खुला हुआ है। सबसे पहले देखो लॉ ने बोला 70 साल हो गया भाई हट जाओ, लेकिन एक्सेप्शन दिया गया, अगर देखो 70 साल हो गया कोई बात नहीं, हम तुम्हें रोकेंगे अगर तुम अनिल कपूर जैसे बंदे हो, एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब कोई भी अच्छे बंदे हो यार, तुम 70 साल, एक जस्ट एज लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं यार। अगर तुम्हारा एसआर पास हो गया, मेंबर्स को लगता है कि तुम 75% मेंबर्स लगता है कि तुम अभी डिसीजन ले सकते हो, तुम वापस तुम एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होल्ड कर सकते हो। बट कोई बात नहीं, ऐसा नहीं भी पास हुआ है ना, इफ ऐसा कुड नॉट बी पास, अगर ऐसा नहीं भी पास हुआ है ना, नहीं भी पास हुआ है, अरे यार एफ एस ऐसा ऐसा नहीं भी पास हुआ है ना, क्या हो रहा है मेरे साथ, अगर ऐसा नहीं भी पास हुआ है ना, कोई बात नहीं, वोट्स इन फेवर हैड एक्सीड वोट अगेंस्ट, मतलब सर मैं सिंपल बोलूं, अगर 12 लोग हैं ना, तो 7 ने हाँ बोला होगा, 5 ने ना बोला होगा, तो हाँ वाले ज्यादा हो गए 5 से। सर मान लो 12 लोग हैं, 6 ने हाँ बोला, 6 ने ना बोला, तो भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, वोट फेवर में एक्सीड करना चाहिए, ये नहीं इक्वल, एक्सीड। तो सर 14 लोग हैं तो कम से कम 8 लोग को हाँ बोलना होगा। तो कहीं ना कहीं मेजोरिटी वाले लोग ने हाँ बोल दिया हो, सिंपल बताओ ओवर टाइप का, ठीक है, ओवर मतलब होता है मेजोरिटी, मैं हाँ बोल दिया हो। और यहाँ पे याद रखना, ही कैन बी अपॉइंटेड बाय टेकिंग सीजी अप्रूवल, तो सर यहाँ पे 2 लिमिट आ जाएगी, एक तो ओवर प्लस सीजी का अप्रूवल लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये हो गया तो वोट अप्लाई करेगा सीजी तरफ, अगर ये हो गया तो भैया तुम 70 साल के हो गए तो हो जाओगे, 70 साल के 2 लिमिट हो गए, पहले एसआर हो गया तो भैया तुम 70 साल वाले हो, कोई बात नहीं आ जाओगे। पर एसआर नहीं भी पास हुआ ना, वोट फेवर वाले एक्सीड कर गया ना, और सीजी का अप्रूवल आ गया ना, यहाँ पे एंड सीजी का अप्रूवल आ गया ना, तब तुम क्या हो जाओगे? एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, ठीक है। अब पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 एलिजिबिलिटी विदाउट सीजी अप्रूवल, सुनो सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो, यहाँ पे ना तुम्हें सीजी अप्रूवल चाहिए चाहिए, सुनो सुनो सुनो, देखो ये क्या बोल रहा है, सुना समझाता हूँ, ठीक है, सुनो। जैसे यहाँ पे हमने देखा ना ये वाला, यहाँ पे कोई सीजी का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, अगर तुमने ये सब कंडीशन कर दिया तो तुम एक तरह से हो गए डिस्क्वालीफाई, एलिजिबल। बट बोल दिया कि यहाँ पे तुम अगर कुछ हुए ना, यहाँ पे हुए ना, तो तुम यहाँ पे सीजी का अप्रूवल लेके है ना, तुम आ सकते हो, ठीक है। सुनो क्या बोल रहा है, ही हैज नॉट बी सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट और फाइन 1000 रुपीज से ज्यादा फॉर कन्विक्टेड अंडर 19 एक्ट। सर कौन सा 19 एक्ट? सर क्या ये याद करना है सर? 2-3 याद कर लो, चैप्टर ही हमारा, फेमा, जीएसटी, आईबीसी, कस्टम्स, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट, कंपटीशन एक्ट, इंडियन स्टैम्प्स एक्ट, फूड अल्टरेशन याद हो जाएगा आपको, फॉरेन ट्रेड याद हो जाएगा, सेबी याद हो जाएगा, पामला याद हो जाएगा, सिक्का याद हो जाएगा। तो सर कोई भी ऐसा कुछ नाम करके देखिए ना, समझ ना, अगर आपने फाइनल में कहीं पढ़ रखा है ना, क्या बोल रहा मैं, फाइनल्स में हमने कहीं पढ़ रखा है ना, और ये बोल दे 19 एक्ट के अंदर है, मान लो कोई भी चैप्टर आ जाए, आईबीसी आ गया, बोल दे आईबीसी के तहत आपको 1000 रुपए का फाइन हुआ हुआ है, ठीक है, या इम्प्रिजमेंट हुआ हुआ है, तो भैया तुम यहाँ पे नहीं बन सकते हो, क्या नहीं बन सकते? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बट याद रखना ये सारे कंडीशन में तुम ना सीजी का अप्रूवल लेके बन सकते हो, बट यहाँ वाले कंडीशन में यहाँ पे तुम सीजी का अप्रूवल लेके नहीं बन सकते, यहाँ पे तुम अगर फॉल कर गए तो भैया तुम गए, ठीक है। बट यहाँ पे बोल दिया कि तुम यहाँ पे सीजी का अप्रूवल लेके बन सकते हो, कब कब? अगर तुम इस 19 एक्ट में कोई इम्प्रिजमेंट होता है तुम्हें, या 1000 रुपए के ऊपर की फाइन होती है, इस 19 एक्ट। सर 19 एक्ट कैसे याद हो? याद नहीं करना, सिंपल सा एग्जाम में आपको फाइनल का कोई पेपर का चैप्टर दिख जाना, समझ जाना ये 19 एक्ट में फॉल करता है, ठीक है, कहीं भी पढ़ रखो, बस फुल अल्ट्रेशन याद कर लेना, और एक और याद कर लेना, देखो देगा इसी में देगा, इंडियन का स्टैम्प्स, इंडियन स्टैम्प्स याद करना, फुल अल्ट्रेशन याद करके क्वेश्चन देखा होगा मैं, ठीक है। ही हैज नॉट बी डिटेन फॉर, देखो ये देखो, ही हैज नॉट बी डिटेन, डिटेन मतलब क्या हुआ, आपको कहीं भी कहते नहीं पूछताछ के लिए जब्त करके रखा गया, फॉर एनी पीरियड, सो सिंगल डे भी, अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ स्मगलिंग। सर स्मगलिंग सर यहाँ पे इसको क्या होता है सर? कॉफे पोसा, ठीक है, मतलब कॉफे पोसा अगर कुछ आएगा ना जोड़ लेना, ठीक है, सी फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग करके होगा ना एक्टिविटीज, तो कॉफे पोसा करके अगर आपको एक दिन के लिए डिटेन किया गया ना, डिटेन वाला जब्त करके आपसे पूछताछ किया गया ना स्मगलिंग एक्टिविटीज में, तो भैया सीजी के लिए क्या कर सकते हो, एक दिन के लिए आपको जेल भी हो गया ना सीजी में, कॉफे पोसा में, तो आप यहाँ पे एज एमडी डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो सर अभी तो शाहरुख खान के बेटा से सर वो किया गया था, कॉफे पोसा में सर उठा के ले गया गया स्मगलिंग एक्टिविटीज में ऐसे ऐसे, तो वो कभी नहीं बन सकता सर, इसलिए तो यहाँ पे गेम खेला है सबने, बहुत सारे फिल्म स्टार के बच्चे यहाँ फंसते हैं, या बहुत सारे पॉलिटिशियन बच्चे यहाँ फंसते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ फॉल कर जाते, कोई यहाँ फॉल कर जाते, इसलिए बोला गया है कि ये सारे केस में ना आप सीजी का अप्रूवल लेके बच सकते हो। तो भैया सीजी तो पॉलिटिशियन से ही चलता है, या कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से चलता है, ठीक है। अब देखो
थर्ड क्या बोल दिया, ही मस्ट बी रेसिडेंट इंडिया। तो सर देखो पहले पूरा समझा देता हूँ, ये दोनों केस में अगर आप फॉल कर गए ना तो आप डिस्क्वालीफाई होगा, बट बोलता है कि आप सीजी का अप्रूवल लेके ना यहाँ पे बन सकते हो, ठीक है। तो मैं सब कुछ कराते चलना, आराम से दिमाग घुसाते चलना। अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा, यस यू आर डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट आप सीजी का अप्रूवल लेके ना बन सकते हो, बट ऊपर वाले केस जो था ना वहां पे आप सीजी का अप्रूवल लेके नहीं बन सकते भैया, वहां पे तो नॉर्मल आप फॉल कर गए तो फॉल कर गए। यहाँ पे भले क्वेश्चन आ गया एग्जाम के, आपने कॉफे पोसा में आपको 4 दिन की जेल हो गई, क्या आप बन सकते हो? बिल्कुल नहीं बन सकता, बट बोल दिया कि अगर आप सीजी का अप्रूवल ले लेते हो फिर कोई बात नहीं, फिर आप वाकई सीजी ने हाँ बोल दिया तो आप वापस बन सकते हो। तो ये बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले उन्होंने क्या किया, सीजी का अप्रूवल डाल दिया, बाद में सीजी का अप्रूवल लेके आते हैं और वो लोग फिर एमडी डायरेक्टर बन जाते हैं कंपनी में, ठीक है। अब सर नाउ ही मस्ट बी रेसिडेंट इंडिया। अब मान लो कोई बाहर का मिस्टर रॉबर्ट है, वो इंडियन कंपनी में आके क्या बनना चाहता है, एज ए एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहता है, क्या बन सकता है? सर सुनो, वो कम से कम रेजिडेंट होना चाहिए। अगर ये रेजिडेंट नहीं होने से कैसे पता चलेगा? सर हु स्टे इन इंडिया फॉर कंटिन्यूस 12 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फ्रॉम द डेट इज अपॉइंटमेंट। जिस दिन अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, इससे पिछले वो 12 महीने कंटिन्यू इंडिया में रहा हो, ठीक है। और जो इंडिया में आया हो किस लिए, वोकेशन एम्प्लॉयमेंट ये सब के लिए आया हो, मतलब ऐसे कहूँ तो मैं परमानेंट इंडिया में आया हूँ, ठीक है, परमानेंट इंडिया में हो। तो जिस दिन तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो रहा है, यहाँ से पिछले 12 साल तुम इंडिया में कहीं मुंबई में चौल में रह रहे हो, या मान लो दिल्ली को लक्ष्मी नगर फ्लैट लेकर रह रहे हो, लास्ट के 12 ईयर जहाँ 12 मंथ जहाँ पे तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो, मान लो 1 जुलाई अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो प्रीवियस तुम मान लो जो भी 12 महीने हैं वहां पे तुम क्या हो, इंडिया में स्टे कर रहे हो, या और तुम इंडिया में आए हो किस लिए, भले तुम स्टे नहीं करो 12 महीने, बट तुम इंडिया में आए हो, मान लो कि 1 जुलाई का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तुम मान लो कि 13 मई को इंडिया में आए हो फॉर बिजनेस पर्पस, बोल के आना पड़ता है बिजनेस पर्पस के लिए, तो ठीक है तुम बन सकते हो डायरेक्टर, ठीक है। एनआरआई सेल एंटर इंडिया ओनली आफ्टर ओपनिंग एम्प्लॉयमेंट वीजा लेके आएगा फॉर कंसर्न इंडियन नेशन अब्रॉड बाय फिनिशिंग डिटेल्स, कौन कौन डिटेल्स, प्रोफाइल ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी में क्या प्रोफाइल है, एज एमडी डायरेक्टर्स डब्ल्यूटीडी क्या प्रोफाइल है, प्रिंसिपल एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर कौन है, जो टीडीएस काटेगा, टर्म्स एंड कंडीशन, कितने साल का एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सब देखना है, ठीक है। सर 196 सब सेक्शन 4 सर क्या है, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। सर देखो डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होता है, हम लोग सर ओवर इन जनरल मीटिंग, ठीक है, डायरेक्टर का, बट सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? सर सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, सुनो, अपॉइंटमेंट टर्म्स एंड रेम्युनरेशन शैल बी अप्रूव बाय बोर्ड एट बोर्ड मीटिंग। नॉर्मली बोर्ड मीटिंग ने यहाँ पे क्या किया, बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने सर, बोर्ड बोला सिंपल, एक डायरेक्टर नहीं, बोर्ड मतलब पूरा ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या करेंगे, एज ए एमडी डायरेक्टर किसी को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अपॉइंट कर दिया, अब ये अंदर नहीं बैठेगा, ये चेयर पे नहीं बैठेगा डायरेक्टर के भी, एमडी डायरेक्टर के, ये अभी ना काम करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, शेयर होल्डर्स का एक मीटिंग होगा जहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, तो जहाँ से रेजोल्यूशन लिखा हुआ तो ओआरएसआर दोनों चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई फिक्स नहीं है, जहाँ रेजोल्यूशन लिखा हुआ समझना, ओआरएसआर जो भी पास करके शेयर होल्डर्स को रेटिफाई कर सकता है। मतलब यहाँ पे एमडी, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी एमडी डायरेक्टर या डब्ल्यूडी डायरेक्टर या मैनेजर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, इसको रेटिफाई कौन करेगा, शेयर होल्डर। सर यहाँ पे शेयर होल्डर ने मना कर दिया तो भैया नहीं हो पाएगा अपॉइंट फिर। तो कहीं ना कहीं पहला प्रोसेस क्या है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको हाँ अंदर घुसाएंगे, बट वो भी चेयर पे नहीं बैठे कंपनी, चेयर पे कब बैठे कंपनी में, जब शेयर होल्डर हाँ बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन साथ में, बोर्ड उसको पहले घुसा दे अंदर कंपनी में, फिर शेयर होल्डर्स उसको हाँ बोलेंगे, ठीक है। अब फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 3। फॉर्म 3 कितना, अपॉइंटमेंट का विद इन 60 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट, जहां पे इसका अपॉइंटमेंट होगा वहां से 60 डेज के लिए फॉर्म 3 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इफ अपॉइंटमेंट्स वैरी विद पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 मतलब वही कॉफे पोसा, ठीक है, कॉफे पोसा वाला 19 एक्ट वाला, वहां पे अगर फॉल कर गया गलती से भी, तो बोलेगा भाई ये पहले सीजी का अप्रूवल लेके और MR2 फाइल करना होगा। MR2 का एक सेक्शन आएगा, पढ़ाएंगे, जहाँ पे चिल्ला चिल्ला के हमें न्यूज़पेपर अनाउंसमेंट करना पड़ता है क्यों सीजी पास MR2 फॉर्म लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो 90 डेज में अपॉइंटमेंट फॉल करना पड़ेगा। अगर तुम फॉल कर गया तो मतलब अपॉइंट होने के बाद तुम अगर कॉफी पोसा में फॉल कर गए तो तुम्हें हटना पड़ेगा, बट सीजी अप्रूवल लेके तुम बच सकते हो। तो ये इस फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग बना दिया कि सीजी अप्रूवल लेके तुम कॉफी पोसा या 19 एक्ट में जो ऑफेंस होता है वहां बच सकते हो, ठीक है। MR2 फाइल करना पड़ेगा। अच्छा चैप्टर नाम है मैनेजर मिशन फॉर्म नंबर 2। MR3 कब होता है, जब नॉर्मल अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। चलो सब वैलिडिटी ऑफ दिस एक्ट, इफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी डब्ल्यूटी मैनेजर इज नॉट अप्रूव बाय कंपनी एट जनरल मीटिंग। सर मतलब क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे आपने अपॉइंट किया ना, मान लो मिस्टर राज को अपॉइंट किया ना आपने, और यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मान लो जनरल मीटिंग में मेंबर ने अपॉइंट नहीं किया, तो सर क्या होगा, इसने इस बीच जो काम किया, मान लो 3 मंथ जो काम किया, ये इनवैलिड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये वैलिड रहेगा। क्वेश्चन आया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, दिमाग खुल जाएगा आपको, ठीक है। 196 हाईली इंपॉर्टेंट फॉर दिस मई 2022, ठीक है, क्योंकि 198 पे ऑलरेडी आईसीएआई ने अटैक कर दिया, 197 पे भी अटैक कर दिया है, 196 एंड आगे चैप्टर एक सेक्शन और देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होता है और प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होता। चलो पानी पी के आता हूँ, एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, बस जल्दी खत्म करूंगा, देखो 14 मिनट एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। चलो सर 197 में 10 एग्जाम के लिए नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, फिर भी देखते हैं। ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेम्युनरेशन, आप में बोलो सर कैसे इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ था दिसंबर अटेम्प्ट में आ गया, बहुत क्वेश्चन इस पर। ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेम्युनरेशन, कितना मैक्सिमम मैनेजर रेम्युनरेशन मिलेगा, ओनली फॉर पब्लिक कंपनी एडेक्वेसी ऑफ प्रॉफिट एंड इनएडेक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट है और प्रॉफिट नहीं है तो कितना मिलेगा। सुनो, ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेम्युनरेशन टू डिस्क्लोज एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर एज पर सेक्शन 1 पार्ट 5 शेड्यूल पार्ट 2 शेड्यूल 5, क्या ऐसा सुनो,
ओवरऑल लिमिट 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, नॉट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल, उस फाइनेंशियल में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 11%। सर 11% क्या है सर? ओवरऑल, मतलब इसके अंदर डायरेक्टर, एमडी, डब्ल्यूटीडी सब मिला के 11% मिलेगा। समथिंग कंपनी का 200 करोड़ 100 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, तो इसका 11% मतलब 11 करोड़ किसको किसको जाएगा? डायरेक्टर्स, डब्ल्यूटीडी, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव सबको मिला के 11 करोड़ जाएगा, मतलब 11% में सब आएंगे। ठीक है, अब सुनो, अब इंडिविजुअल लिमिट पे आते हैं। अगर कंपनी में एक ही एमडी है या एक ही डब्ल्यूटीडी है, एक ही मैनेजर मतलब सिंगल एक बंदा है, तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मिल सकता है। मतलब 100 करोड़ है तो 5 करोड़ अकेला एक एमडी को मिल सकता है। सर अकेले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है तो एक पूरा अकेला मिल जाएगा उसको। ठीक है, अब सर मान लो एक से ज्यादा एमडी है तो दो एमडी चलो, एक एमडी या एक डब्ल्यूटीडी है, क्योंकि एमडी मैनेजर साथ नहीं हो सकता, याद रखना। ठीक है, तो एक एमडी या एक डब्ल्यूटीडी है तो 2 एमडी हो गए, सर 10% मिल जाएगा उसको, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, दोनों मिला के 10% एग्रीगेट। जब मान लो एक से ज्यादा है तो भैया 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, मान लो कि 4 लोग हैं, मान लो 4 लोग हैं तो चारों को मिला के 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा। सर सिंगल कोई अकेला है तो 5% उसको मिलेगा। ठीक है, अब सर सुनो, ये तो बात हो गई एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। अब बात है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, जो हु आर नॉट एमडी डब्ल्यूटीडी, तो इनको कितना मिलेगा? सर देखो, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट इफ कंपनी हैज एमडी डब्ल्यूटीडी। अगर कंपनी में मान लो कंपनी में ऑलरेडी एक एमडी है तो अदर्स डायरेक्टर जो है ना उसको 1% ऑफ नेट प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है, अगर ये एमडी नहीं है तो इन लोगों को मिलेगा 3%। क्यों सर? क्यों? क्योंकि एमडी होगा तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ही होगा ना, बस बोर्ड मीटिंग में आकर डिसीजन तो लेना है, तो ऑलरेडी एमडी डे टू डे आ रहा है उसको ज्यादा मिलेगा ना। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एमडी है तो अदर डायरेक्टर को 1% मिलेगा। अगर कोई नहीं है, एमडी एमडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ही नहीं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, आपको 3% मिलेगा, तो याद रखना। ठीक है, अब बोल रहा सर 5% जो ये वाला, 10% ये वाला, 1% ये वाला, 3% ये वाला। सर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू आ सकता है इस पर। ठीक है, क्या बोला सुनो, अगर आपकी कंपनी में एमडी है, एक एमडी है या एक डब्ल्यूटी, सिंगल अकेला बंदा है तो सर 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। एक से ज्यादा है तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सर अगर, अब डायरेक्टर की बात करते हैं, अगर आपकी कंपनी में एमडी है, मतलब सिंगल हूँ, एमडी है आपकी कंपनी में, तो 1% मिलेगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। अगर कोई नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ही नहीं, तो 3% मिलेगा। क्या ये लिमिट बढ़ सकता है, ज्यादा दे सकते हैं? यस, ऐसा पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। ठीक है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट सेक्शन 198 जो देखेंगे अभी, 190 में कैसे नेट प्रॉफिट निकलता है उस हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर लेस देन 11%। ऑलरेडी देखो एग्जाम में दिसंबर 21 में इसका जलवा दिख चुका है। ठीक है, तो बहुत कम चांस मेरे को लगता है, मेरे को ज्यादा चांस लग रहा है, अभी दिखाऊंगा कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, बहुत हाईली चांसेस है, या उधर एक सेक्रेटरी ऑडिट करके है वो, बहुत हाईली चांसेस है। ठीक है सर, नेट प्रॉफिट ऑन सेक्शन 198। ठीक है, अगर 11% से ज्यादा आपको देना है, ठीक है, तो ओवर पास करके आप कर सकते हो। इफ कंपनी ने डिफॉल्ट किया कहाँ? बैंक में, पीएफआई में, एनसीएटी होल्डर्स, अदर सिक्योर क्रेडिटर्स, तो उनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड देयर अप्रूवल शैल बी अप्रूव बिफोर ऑब्टेनिंग अप्रूवल कंपनी जनरल मीटिंग। मतलब कहीं ना कहीं आप इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, जैसे हमने लिखा ना यहाँ पे कि एसआर पास करके इंक्रीज कर सकते हो, 11% से ऊपर है तो ओवर पास करके इंक्रीज कर सकते हो। मतलब सर अगर आपको इसके ऊपर जाना है ना, ओवरऑल लिमिट के ऊपर जाना, तो ओवर पास करके कर सकते हो, बट इंडिविजुअल लिमिट बढ़ाना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। तब जो भी पास कर रहे हो ना, अगर आपने इसमें डिफॉल्ट किया, मतलब कोई बैंक का डिफॉल्ट किया है, पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्ट किया, ठीक है, तो ये सबको क्या करना पड़ेगा? आपको इससे ही पूछना पड़ेगा, नॉक नॉक बैंक, हम है ना 11% से ऊपर देने वाले, क्या आप अप्रूव करोगे? बैंक बोलेगा नहीं बेटा, पहले मेरा तुमने डिफॉल्ट किया उसको चुकाओ, तुमको एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन देने देंगे, तो इनका अप्रूवल लेके जाना। तो अगर आपने डिफॉल्ट किया हुआ है इनका तो, और आप एक्सीड कर रहे हो लिमिट 11% या इंडिविजुअल लिमिट को एक्सीड कर रहे हो तो, ठीक है सर, एक्सक्लूसिव होता है, मतलब सिटिंग फीस इसमें काउंट नहीं होता है, जो भी आपको फीस मिलता है। ठीक है, अगर मिलता है नो प्रॉफिट इनएडुकेट प्रॉफिट, जहाँ पे आपका प्रॉफिट है ही नहीं, या मान लो आपका प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, या एकदम इनएडुकेट हुआ है, तो रेम्युनरेशन आपको मिलेगा एज पर शेड्यूल 5। ठीक है, सिटिंग फीस होगा आपको 197 सबसेक्शन 5 के हिसाब से। ठीक है सर, क्या है सुनो, आपका एमओए मना कर रहा है ना, फिर भी आपको शेड्यूल 5 को फॉलो करना। शेड्यूल 5 इज अ फाइनल डिसीजन। सो शेड्यूल 5 है क्या? यहाँ पे अमेंडमेंट आया था इसमें। ठीक है, पहले होता था क्या था, बस इनको मिलता था, अब लाके अमेंडमेंट हो गया कि भैया जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उनको कुछ नहीं मिलता था, उनको ही मिलना चालू हो गया। तो ऑलरेडी दिसंबर 21 में यहाँ पे पूछ चुका है। ठीक है, तो अच्छा खासा दिसंबर 21 में क्वेश्चन इससे आया था, मैनेजर चैप्टर से ही मुझे लगता है 12-13 नंबर क्वेश्चन था इस पर दिसंबर 21 में। सर देखो क्या बोल रहा है, अब आपको मिलेगा, मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ सर, फिर आपको रेम्युनरेशन कैसे मिलेगा एमडीडब्ल्यूटीडीओ को, या मान लो जो भी इनको रेम्युनरेशन कैसे मिलेगा? सर ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। सर इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है? पेड अप शेयर कैपिटल, जिसमें शेयर एप्लीकेशन मनी, एडवांस मनी ये नहीं लेना है। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी एडवांस अगेंस्ट शेयर्स नॉट अलाउ, मतलब नहीं लेना ये। ठीक है, प्लस रिजर्व सरप्लस, यहाँ पे रिवोल्यूशन रिजर्व नहीं लेना, ब्लैक में लिखा हूँ, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है आपको। ठीक है, प्लस लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, यहाँ पे क्या एलटी मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स ऑफ टेन्योर नॉट लेस देन 1 ईयर। ठीक है, नॉट लिखना भूल गया था, नॉट लेस देन 1 ईयर, मतलब एक साल से कम वाले नहीं, लॉन्ग टर्म वाले, तो एक साल से ज्यादा वाले आपको लोन लेना है। और एक्सक्लूड क्या करना है? वर्किंग कैपिटल जो आपको डे टू डे ऑपरेशन चाहिए होता है। ठीक है, बैंक गारंटी, ये सब आपको एक्सक्लूड करना। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँ पेड अप शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम,
जिसमें आपको रिवोल्यूशन रिजर्व एक्सक्लूड करना है, और ऐसे लोन जो 1 साल से बड़े, मतलब सिंपल बड़े वाले लोन, ठीक है, वो लेना है। माइनस करना है आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए हैं। माइनस करना है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट माइनस करना है। ये करके जो आपको आएगा ना, वो होता है आपका इफेक्टिव कैपिटल। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल निगेटिव में आ रहा है, या मान लो 5 करोड़ तक आ रहा है, ठीक है, 5 करोड़ तक आ रहा है, 4 करोड़ 99 लाख समथिंग आ रहा है, ठीक है, तो आपको 60 लाख मिलेगा। तो डिवाइड बाई 5 करना आपको बस यहाँ पे, मतलब आपको अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को देना है तो 12 लाख, यहाँ पे 84 लाख मिलेगा अगर आपका 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक आ रहा है, ठीक है। और आपका 100 करोड़ से ऊपर से अगर 250 करोड़ तक आ रहा है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, 120 करोड़, 120 लाख, यहाँ 24 लाख। तो सर ये किसकी लिमिट है? ये है आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, पहले ये नहीं था, ऑलरेडी अब लाया गया है। तो यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते थे भैया कंपनी को लॉस होगा तो हमें भी कुछ दो यार, तो बोलता ठीक है। अगर आपका नेगेटिव में जा रहा है 5 करोड़ तक है तो आपका 60 लाख, 5 करोड़ से 100 करोड़ है तो 84 लाख, इससे 100 करोड़ से 250 लाख तो इतना लाख, 250 लाख से ऊपर जा रहे तो 120 लाख, तो आपको ऊपर का ये मिला ही मिला, प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस ऑफ 250 करोड़। मान लो 250 करोड़ से ऊपर आप गए, मान लो 270 करोड़, तो एक्सेस कितना हुआ? 20 करोड़। 20 करोड़ का 0.01% जो भी आएगा वो मिलेगा आपको, प्लस 120 लाख, ठीक है, ये वाला। अब सर मान लो ये तो एग्जीक्यूटिव वाले बंदे को हो गया। सर व्हाट अबाउट नॉन एग्जीक्यूटिव? नॉन एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका यहाँ फॉल कर रहा है ना, मान लो ये वाला केस फॉल कर रहा है, डिवाइड बाई 5 कर देना, आपको याद हो जाएगा। तो सर आपको ये लिमिट ये याद करना है, 60, 84, 120, इसको डिवाइड बाई 5 12, डिवाइड बाई 5 समथिंग 17, डिवाइड बाई 5 इंटू 24, और सेम यहाँ पे 0.1% इफेक्टिव एक्सीडिंग 250 करोड़, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, अगर नेगेटिव आपका इफेक्टिव कैपिटल अगर इसके बीच फॉल कर रहा है 5 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में, तो आपका 84 लाख होगा। 100 करोड़ से लेकर 250 करोड़ बीच में फॉल कर रहा है तो आपको 120 लाख होगा। नेगेटिव से 5 करोड़ बीच फॉल कर रहा है आपको 60 लाख होगा। इसको अब आपको ये निकल गया तो ये ऑलरेडी निकल जाएगा, आपको ये डिवाइड करना है 5 5 से, आपको ये निकल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। ऐसा नीडेड अगर मान लो आपको इससे भी ऊपर देना है, ठीक है, आपको इससे भी ऊपर देना है, मान लो आपका नेगेटिव इफेक्टिव डेटा फॉल कर रहा है 3 करोड़ समथिंग, तो आप कितना होगा? 60 लाख मिलेगा। 60 लाख किसको मिला? सब पर एमडी 60 लाख ओवरऑल नहीं है, पर है यहाँ पे, पर, ठीक है, पर मतलब हर एक एमडी वनडी मिलेगा 60 लाख रुपया असल, लेकिन आप उसको 80 लाख देना चाहते हो, क्या दे सकते हो? कोई बात नहीं, दे सकते हो, वही आपको एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्टिव मैंने बता दिया आपको। तो कहीं ना कहीं बताओ, इंडिविजुअल आप एमडी वनडी को अगर एक्सीड करना चाहते हो ना, एसआर पास करना पड़ेगा। ओवरऑल जो 11% लिमिट है उसको एक्सीड करना चाहते हो तो ओवर पास करना पड़ेगा। अब देखो, लिमिट रिस्ट्रिक्शंस फॉर मैनेजर पर्सन फंक्शनिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, सुनो। रिम्यूनरेशन एज पर लिमिट ए कैन बी, ठीक है, लिमिट ए, ठीक है, ये वाला लिमिट ए कैन बी पेड इफ ही नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन कैपिटल कंपनी। वो कैपिटल कंपनी में इंटरेस्ट ना हो, कहीं ना कहीं वो शेयर कैपिटल इंटरेस्ट ना कर रहा हो कंपनी में, कम से वो कुछ अमाउंट इंटरेस्ट ना कर रहा हो, कहीं ना कंपनी में उसका पूंजी नहीं लगा हो, ठीक है, कंपनी में उसका पूंजी नहीं लगा हो। एक सेकंड यार, गड़बड़ा गया मेरा माइक, सॉरी, वो माइक है ना निकल गया था। चलो आगे देखते हैं, छोड़ो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपको मिल रहा है ना, लॉस होने पे, इनएडुकेट प्रॉफिट होने पे, तो आपको 2 3 चीज ध्यान देना है। आपको कंपनी में कैपिटल में वो नहीं होना चाहिए, कहते नहीं है आपका ना, उसमें पूंजी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा आप उस कंपनी में एज मान लो आपको पूंजी भी लगाओ, कहीं ना कहीं इफेक्टिव कैपिटल हायर दिखाओगे, ज्यादा रेवल्यूशन मिलेगा आपको। आप ज्यादा पूंजी लगा दोगे, कहीं ना कहीं आप ज्यादा पूंजी लगा दोगे तो पेड अप शेयर बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, आप ग्रेजुएशन लेवल के बंदे हो, क्या हो? पोजीशन ग्रेजुएशन लेवल, कम से कम इतना क्वालिफिकेशन होल्ड करते हो, कम से कम ग्रेजुएशन लेवल के बंदे तो हो, कम से कम एमडी वनडी बैठ के उठ के आ गए, लॉस भी हो रहा आपको देते जाएंगे, पता चला आप 12 पास भी नहीं हो, अपनी उम्र 22 साल दिखा दिया, अपॉइंटमेंट हो गए थे, क्योंकि 21 साल लिमिट होता है। आपको बात नहीं, आप 12 पास भी नहीं हो, आप 22 साल उम्र हो आपका, और आपको लॉस पे भी कंपनी दे रही है प्रॉफिट, ठीक है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। यार ये माइक दिक्कत क्यों दे रहा है? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। चलो सर, एक्सपर्टाइज होना चाहिए। अब देखो सर, एक्सपर्टाइज कोई डेफिनेशन नहीं है, सिंपल सी बात है, आप एक्सपर्टाइज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए, कम से कम किसी कंपनी में जॉब करके एक्सपीरियंस होल्डर लेके आए हो, ठीक है, और स्पेशल नॉलेज होना चाहिए आपको कंपनीज ऑपरेशंस का, ठीक है। तो ये सब लिमिट्स, ये सब क्राइटेरिया है, कम से कम ये सब तो आपका फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और क्या बोला? इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट रिलेटेड टू प्रोमोटर, डायरेक्टर, होल्डिंग और सब्सिडरी ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। लास्ट जिस दिन आपका रेमुनेशन मिलने वाला है, यहाँ से लास्ट 2 ईयर में आपका कोई भी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप किसी से नहीं होना चाहिए, लाइक प्रोमोटर डायरेक्टर को किसी से नहीं होना चाहिए, चाहे उसको होल्डिंग सब्सिडी किसी से नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, बिफोर अपॉइंटमेंट और आफ्टर अपॉइंटमेंट, जिस दिन आपका अपॉइंट नॉट रेमुनेशन, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हुआ ना, यहाँ से पिछले 2 साल के में किसी भी उस कंपनी में डायरेक्टर से आपका रिलेशन नहीं होना चाहिए, वैसे तुम इस कंपनी में डायरेक्टर किसी रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, चलो, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना, देखो क्वेश्चन कभी भी हो सकता है, क्या रेमुनेशन आपको एवी दे देगा? नहीं, आपको कम से कम कंपनी में डायरेक्ट इंटरेस्ट, कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं रखना है, आपका ग्रेजुएशन लेवल कम से कम होल्ड होना चाहिए, आपको एक्सपर्टाइज होना चाहिए, आपको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन बोल दिया, एम्प्लॉय होल्डिंग शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, ठीक है, 0.5%
ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अगर तुम होल्ड कर रहे हो उस कंपनी में, ठीक है, अंडर एनी स्कीम लाइक ईसॉप या बेसिस ऑफ मेरिट शैल बी डीम नॉट बी इंटरेस्टेड। मतलब आप किसी कंपनी में हो, आप एज ए एमडी डायरेक्टर हो, इस कंपनी में आज 0.5% तक बस होल्ड कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं कहलाओगे, ठीक है। सेकंड क्या है, पेमेंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लिमिट्स ए एंड बी शैल अप्लाई, पेमेंट ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग अप्रूव होना चाहिए, एंड ऑल्सो बाय नॉमिनेशन कमेटी द्वारा अप्रूव होना चाहिए, जो आपका सेक्शन 178 में पढ़ते हो। तो क्योंकि नॉमिनेशन कमेटी आपको है ना रेमुनरेशन के लिए अप्रूव करता है और अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूव करता है, ठीक है। आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए बैंकिंग में, ठीक है। और आपको जो भी लिमिट बताया गया, अगर आप एक्सीड कर रहे हो तो लिमिट ए में लिमिट बी में जो भी एक्सीड कर रहे हो तो आपको ओआर पास करना पड़ेगा, अपना एसआर पास करना पड़ेगा, वो प्रॉपर्ली जनरल मीटिंग में आपका पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, जहां इंपॉर्टेंट मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मैनेजर रेमुनरेशन टू डायरेक्टर, कैसे रेमुनरेशन डिटरमाइन हो सकता है, या तो आप अपने इंटरनल रूल्स रेगुलेशन में लिख दो, लाइक अपना एओ में लिख दो कि हाँ भैया एमडी को हम इतना देने वाले हैं, या कुछ रेजोल्यूशन पास कर दो देने से पहले, ठीक है। या मान लो स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग कर दो इफ ए रिक्वायर्स, आपने एओ ने बोल दिया कि आप जो भी एमडी को रेमुनरेशन मिलेगा, जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेमुनरेशन मिलेगा, वो एसआर पास करके जनरल मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा, जितना मिलना होगा वो जनरल मीटिंग डिसाइड कर दोगे। तो तीन चीजें, या तो आपने एओ में लिख दिया, या आपने प्रॉपर रेजोल्यूशन पास कर दिया, या आपने एओ में ये लिखा कि जो भी रेमुनरेशन मिलेगा ना वो अपना एसआर पास करके मिलेगा। तो तीन चीजें, एओ में लिख दिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया, या आपने एओ में ये लिख दिया कि आपको जनरल मीटिंग में जब भी रेमुनरेशन दोगे एसआर पास करके दोगे, ठीक है। सर देखो, रेमुनरेशन शैल इंक्लूड एनी रेमुनरेशन पेबल टू डायरेक्टर फॉर सर्विस रेंडर हिम एनी अदर कैपेसिटी, सुनो, ठीक है। और सुनो, एनी रेमुनरेशन पेबल टू डायरेक्टर फॉर प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम, सुनो, अगर वो डायरेक्टर, ठीक है, कोई भी अदर कैपेसिटी में दे रहा है ना तो उसमें ऑलरेडी रेमुनरेशन में इंक्लूड होगा, ठीक है। कोई भी कैपेसिटी में दे रहा है इंक्लूड होगा, बट आपको ये याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है एक्सक्लूड क्या होगा, क्योंकि इंक्लूड हर वो चीज होगा सिटिंग फीस एंड ये छोड़ के, ठीक है। उसके अलावा मान लो किसी भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको वो काम दे रहा है ना तो सब कुछ इंक्लूड होगा, बट सर एक्सक्लूड क्या होगा, ये प्रोफेशनल सर्विस वाला। मान लो मिस्टर मनोज जी है, ये मान लो एबीसी हार्ट प्राइवेट लिमिटेड में एज ए एमडी है, और इसी कंपनी में अपना प्रोफेशनल सर्विस देके ये हार्ट सर्जरी करते हैं, तो प्रोफेशनल सर्विस जो पेमेंट मिलेगी ना ये रेमुनरेशन में इंक्लूड नहीं होगी, ये अलग से होती है। तो जो भी तुम प्रोफेशनल सर्विस, या मानो तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, तुम ऐसे कुछ सर्विसेज कंसल्टेंसी दिए, तो भैया अलग है, वो अलग है, कंसल्टेंसी सर्विस ऑडिट सर्विस अलग है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल याद रखना कि प्रोफेशनल सर्विस जो किसी ने दिया ना तो वो भैया एक्सक्लूड होता है, अदरवाइज तुमने कोई भी कैपेसिटी में दिया हो इंक्लूड होगा, ठीक है। तुमने एक्सपर्टाइज में दे दिया, तुमने तुमने मान लो एक्चुअली सर्विस दे दिया, तुम्हें कोई सर्विस दे दिया, ठीक है, इंक्लूड वो होगा। लेकिन याद है ना प्रोफेशनल क्या है, जिसमें तुम प्रोफेशनली हो, समझो तुम्हारा मेंबरशिप नंबर है क्या कुछ है, ठीक है, प्रोफेशनल सर्विस के बारे में बात कर रहा है, सुनो सही है, देखो इंपॉर्टेंट है, ऊपर याद है ना प्रोफेशनल सर्विस एक्सक्लूड होता है, प्रोफेशनल सर्विस का अलग से पैसा मिलेगा वो रेमुनरेशन में काउंट नहीं होता, बट उसके अलावा कोई भी तुम कैपेसिटी में दे रहे हो वो इंक्लूड होगा, ठीक है। अब देखो, सिटिंग फीस टू डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कमेटी, सुनो, मैक्सिमम 1 लाख पर मीटिंग, तो अच्छी बात है, सीए बनो और 1 लाख तक मैक्सिमम पैसा कमाओ मीटिंग अटेंड करने का। फीस टू इंडिपेंडेंट एक्टर, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है सर, बहुत क्वेश्चन पूछता है। जो इंडिपेंडेंट एक्टर होगा ना कंपनी का, वुमेन डायरेक्टर होगी ना कंपनी का, उसका फीस अदर डायरेक्टर से कम नहीं हो जाए। मान लो समथिंग अदर डायरेक्टर की सिटिंग फीस 50,000 है और यहाँ पे इनकी फीस मान लो 30,000 है, तो भैया ये नहीं हो सकता, इनकी फीस या तो इक्वल करो या तो इक्वल करो, इनसे कम नहीं हो सकता। इट नॉट लेस देन, लॉ ने बोला बस नॉट लेस देन, इनसे कम नहीं हो सकता भैया। ईगो, और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है भैया, अच्छे अच्छे लोग हैं, वुमेन डायरेक्टर है, इनकी फीस अदर डायरेक्टर से कम बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ये बोला सिटिंग फीस इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिमिट, हम लोग ऑलरेडी देख लिया था सर। क्वेश्चन देखो, इसी पे क्वेश्चन आया था 197 सबसेक्शन 5 दिसंबर 21 चैप्टर से बहुत क्वेश्चन था। 197 सबसेक्शन 6 इस पे था, मोड्स ऑफ पेमेंट, सर मंथली कर दो, पेमेंट फिक्स कर दो 2 लाख रुपीस पर मंथ, या परसेंटेज कर दो 3% प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, या बोथ, आधा इसमें कर दो 6 महीने, आधा 6 महीने इसमें कर दो। क्वेश्चन इस पे भी था, ठीक है। सब देखो क्या बोला, रिफंड ऑफ एक्सेस रेम्युनरेशन, अब एक्सेस रेम्युनरेशन आपको मिल गया डायरेक्टर को, ठीक है, अबव लिमिट, मान लो 197 जो लिमिट था उससे एक्सेस मिल गया, लेकिन आप अब देखो एक्सेस दे सकते हो, ऊपर लिखा होता है आप एक्सेस दे सकते हो, क्या करना होता है आपको, बस एसआर पास करना होता है। बट क्या किया ना, एसआर पास ही नहीं हुआ, छुपा के क्या किया, एक्सेस दे दिया छुपा के। अब एक्सेस दे दिया तो कहीं ना कहीं भैया फ्रॉड करने की गुंजाइश चल रही है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, पहले मौका दिए कि भैया तुम क्या कर दो, रिफंड कर दो कंपनी को विद इन 2 ईयर्स, जिसने तुम्हें मिला ना उस साल, उसने टाइम से पहले तक 2 ईयर के अंदर रिफंड कर दो। या मान लो कंपनी ने जो टाइम बोला ना कि भैया मुझे 1 साल के अंदर चाहिए पैसा, तो भैया उस पीरियड तक कंपनी में क्या करो, पैसा रिफंड कर दो, ठीक है। अब सुनो क्या बोला, रिफंड कैन बी वेव ऑफ, रिफंड आपका ना क्या कहते हैं छूट जाएगा, या मान लो रिफंड आपको माफ किया जाएगा,
ठीक है, विद इन 2 years फ्रॉम पेमेंट, जिस दिन आपको मिला ना उसके 2 साल के अंदर पेमेंट में माफ किया जाएगा, इफ ऑफ एक्सेस रेम्यूनरेशन, जो आपको एक्सेस रेम्यूनरेशन मिला। सर देखो, नॉर्मल आपको मान लो 20 लाख मिलना था, आपको 40 लाख मिल गया, तो एक्सेस क्या मिला, 20 लाख मिला था, ये तो लेने का आपकी तो ये तो हक था, आपको 20 लाख तो लेना हक था, आपको मिल कितना गया 40 लाख। तो जो आपको एक्सेस मिला ना, ये आपको रिफंड करना होता है कितने साल में, 2 साल के अंदर अंदर तक, या मान लो जो भी कंपनी स्पेसिफाइड करे पीरियड, उस पीरियड के अंदर अंदर तक। बट रिफंड आपका वेव ऑफ हो सकता है, कैसे सर, 2 ईयर के अंदर, इफ एसआर पास करते हैं, एसआर पास करके जनरल मीटिंग में अगर हाँ बोलते हैं, क्योंकि मेनली नॉर्मल क्या था, ऊपर आप दे सकते थे, कैसे दे सकते थे, एसआर पास करके, बट आपने नहीं पास किया, आपको मिल गया 40 लाख, तो बोल दिया कोई बात नहीं, अगर आपने यहाँ पे एसआर पास कर लिया 2 साल के अंदर, तो आपको रिफंड वापस नहीं करना पड़ेगा, रिफंड आपका वेव ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो 197 सबसेक्शन 12 प्लस रूल 5 डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि आईसी यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। भाई लिस्टेड कंपनी को डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे अपने बोर्ड रिपोर्ट में, क्या क्या सर, रेशियो मतलब क्या, रेम्यूनरेशन टू ईच डायरेक्टर, मीडियन एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। सुनो, जितने डायरेक्टर को जा रहा है ना, सुनो सुनो सुनो, ये समझाता हूँ, सुनो यहाँ पे पहले ये पढ़ाता हूँ, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर, ठीक है, सीएफओ सीएस मैनेजर कंपनी एम्प्लॉयज मीडियन रेम्यूनरेशन। सुनो क्या है, नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज इन द कंपनी पेरोल। सुनो मैं तीनों समझाता हूँ। फर्स्ट क्या बोला, रेशियो बोला, रेशियो क्या बोल रहा है कि आपकी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है ना, सपोज मान लो 2 करोड़ रुपीज, और आपके अदर डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिलता है 1 करोड़, तो रेशियो क्या आपका 2:1। तो आपका जो कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था ना, उसकी रेशियो, और आपके जो अदर डायरेक्टर्स है ना, मीडियम एम्प्लॉइज है, मान लो जो भी नॉर्मल एम्प्लॉइज है, उसकी रेशियो बताओ, या मान लो जो नॉर्मल एम्प्लॉइज है ना, उसकी रेशियो बताओ। तो रेम्यूनरेशन टू ईच डायरेक्टर एंड मीडियन एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, तो रेशियो बताना आपको। जैसे रेशियो मान लो कि रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर मिलता है आपको 10 करोड़ रुपीज, और आपको एम्प्लॉय को मिलता है 1 करोड़ रुपीज, तो 10:1 का रेम्यूनरेशन। तो ये देखना चाहता है कि भैया एम्प्लॉय से कितना ज्यादा मिलता है आप लोग को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ये भी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, तो जो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है ना, उनको 10 करोड़ मिल रहा है और अदर एम्प्लॉयज को 1 करोड़ मिल रहा है, तो 10:1 का रेशियो। इतना बड़ा गैप क्यों है, ये पता करने के लिए लिस्टेड कंपनी में कि भैया कितना बड़ा गैप है दोनों के रेम्यूनरेशन में। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एम्प्लॉय है कंपनी, वो एम्प्लॉय होते हैं कंपनी में एग्जीक्यूटिव, तो उनकी मान लो सैलरी है 10 करोड़ रुपीज, और अदर वालों की सैलरी है 1 करोड़, तो 10:1 का रेशियो, तो ये रेशियो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेकंड क्या करना पड़ेगा, कितना इंक्रीज हुआ। सपोज मान लो 2020 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिलता था 10 करोड़, और नॉन एग्जीक्यूटिव मिलता था 2 करोड़, उसके बाद 2021 में इनको मिला 15 करोड़, इनको मिला 3 करोड़, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ यहाँ पे, इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, दोनों में। तो जो भी आपको सीईओ सीएफओ सीएस जो भी बड़े लेवल के लोग हैं ना, ठीक है, उनका, और छोटे लेवल में, छोटे नहीं बोलूंगा, उनसे नीचे वाले लेवल का लोग है ना, उनका, तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है, कितना इंक्रीज हुआ, कितना रेशियो हुआ, ठीक है। और नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, आपकी कंपनी परमानेंट एम्प्लॉयज कितने हैं, मतलब सपोज 10 है, 5 है परमानेंट एम्प्लॉय, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉयज कितने हैं, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड पानी पी लेता हूं यार, गला धड़कने लगा मेरा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब सुनो, इसमें ये इंक्रीज सैलरी वाला वही है, ठीक है। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। सर देखो, 3 चीज देख लिया हमने, रेशियो दिखाना है आपको, इंक्रीज दिखाना है आपको, नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय दिखाना है, और आपको क्या एफर्मेशन करना है कि पॉलिसी ऑफ जो रेम्यूनरेशन पॉलिसी कंपनी का ना, समथिंग कंपनी का, हर कंपनी लिस्टेड कंपनी का पॉलिसी बनता ही बनता है। सर क्या पॉलिसी बनता है, आईटी पॉलिसी बनता है, इंश्योरेंस पॉलिसी बनता है, एचआर पॉलिसी बनता है, रेम्यूनरेशन पॉलिसी बनता है। तो आपका जो भी रेम्यूनरेशन पॉलिसी होगा ना, वो आप फॉलो कर रहे हो, आपको एफर्मेशन देना है, डिक्लेरेशन देना है, देखो। और आपको क्या करना है सर, अपनी कंपनी का टॉप 10 चमचों का, सॉरी टॉप 10 एम्प्लॉयज का नाम देना है सर, एज पर रेम्यूनरेशन, ठीक है। आपकी कंपनी में जो टॉप 10 एम्प्लॉयज है, जो आपके आगे पीछे घूमते हैं ना, अच्छे से काम करते हैं ना, अच्छे से काम करते बोल रहा हूँ, अच्छे से काम करते हैं ना, उसका आपको डिटेल देना है एज पर रेम्यूनरेशन, ठीक है। जो भी टॉप 10 एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेशन मिलता है, ठीक है। नेम ऑफ एवरी एम्प्लॉय हु हैज इन रिसिप्ट ऑफ रेम्यूनरेशन इक्वल टू और ग्रेटर देन 1.02 करोड़ रुपीज, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब 1 करोड़ 2 लाख से इक्वल या उसके ज्यादा आप जिसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उसको नाम जाने वाला है आपका। अगर थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर है तो, या मान लो थ्रू आउट फाइनेंशियल नहीं है तो भैया मान लो 6 महीना काम किया, बट उसको अगर हर महीने आपको 8.5 लाख से ज्यादा मिल रहा है या उसके इक्वल मिल रहा है, तो क्योंकि ये घुमा फिरा के 1.2 करोड़ ही होने वाला है, 0.2 करोड़ होने वाला है। इफ एम्प्लॉय पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल समथिंग, देखो अगर पूरे साल है तो साल का पता चल जाएगा 1.02 करोड़ है या नहीं है। समथिंग 6 महीना है तो 6 महीने दिख जाओ कि हर महीने उसको अगर 8.5 लाख पर मंथ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। इन रिसिप्ट ऑफ रेम्यूनरेशन द फाइनेंशियल दैट रिसीव फ्रॉम एमडी डब्ल्यूटी मैनेजर प्लस होल्ड 2% इक्विटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर जिसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है ना, ठीक है, जो एक्सीड कर रहा है, ठीक है, जो भी एमडी डब्ल्यूटी का रेम्यूनरेशन आपको ज्यादा मिल रहा है ना, उसको एक्सीड कर रहा है, अगर वो होल्ड कर रहा है, सर उसके कितना होल्ड कर रहा है
2%, ये इंपॉर्टेंट, बस इतना जान लो, 2% इक्विटी शेयर, क्योंकि इतना समझने को दिमाग नहीं लगा, ठीक है, इतना समझ लो, जो भी आपको एमडी पर्सन जो भी देख रहा है वो अगर 2% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर कंपनी होल्ड कर रहा है, या तो खुद से, या तो स्पाउस से, या तो डिपेंडेंट चिल्ड्रन से, उसका इनाम देना पड़ेगा। तो सर 2%, सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी होल्ड कर रहा है, चाहे खुद से, स्पाउस से, या मान लो डिपेंडेंट चिल्ड्रन से, तो उसका भी नाम जाने वाला है, उस पर्सन, उस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम जाने वाला है, ठीक है। सुनो, अब देखो सर, ये क्वेश्चन अच्छा आता है, यहाँ पे मेरे को कभी कभी समझ नहीं आता था पहले। प्रीमियम पेड विद रिस्पेक्ट टू इंडेमनिटी इंश्योरेंस ऑन बिहाफ ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, इंडेमनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट ब्रीच। देखो, कंपनी कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, ठीक है, कंपनी क्या करने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, और कॉन्ट्रैक्ट का डिसीजन कौन लेने वाले हैं, मान लो एमडी, डब्ल्यूटीडी, ये लोग डिसीजन लेने वाले हैं। अब कंपनी डर गई, कंपनी ने क्या किया, पहले से क्या लिया, इंश्योरेंस ले लिया, कि जो भी अगर मान लो इनकी वजह से डिफॉल्ट हुआ, सुनो, कंपनी ने अभी समझो, कंपनी ने इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, इन्होंने डिसीजन लिया और इन्होंने नेग्लिजेंस नहीं किया, सब कुछ सही सही चला और डिसीजन प्रॉपर हो गया। अब जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा है, ठीक है, अब जो इसने इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा दिया, समथिंग मान लो 2000 रुपीज पर मंथ, क्या ये इसके रेम्युनरेशन से चार्ज करेंगे? बिल्कुल नहीं। अब सुनो, सेकंड चीज, कंपनी ने इंश्योरेंस लिया, एमडी ने क्या क्या डिसीजन लिया, और एमडी ने नेग्लिजेंस से गलत डिसीजन लिया, ठीक है, डिफॉल्ट किया। अब कंपनी प्रीमियम जो भरती थी ना, अब कंपनी को इंश्योरेंस का पैसा तो मिल जाएगा, क्या ये प्रीमियम अब सेट ऑफ होगा? यस। अगर सुनो, सिंपल सी बात, अगर कंपनी ने किसी एमडी, मैनेजर, ये सब के लिए ना कुछ इंश्योरेंस लिया होगा, कि अगर उनके नेग्लिजेंस से कुछ डिफॉल्ट होता है, कुछ ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है उनके डिफॉल्ट से, तो हमने जो प्रीमियम पे किया ना उसके रेम्युनरेशन से एडजस्ट कर लेंगे। बट उनका कोई डिफॉल्ट नहीं होता ना, फिर हम वो जो प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, उसका कोई हक नहीं है कि हम उसके रेम्युनरेशन से एडजस्ट करें। तो सिंपल सी बात है, कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है इंश्योरेंस का, ठीक है। क्या ये प्रीमियम रेम्युनरेशन से एडजस्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर उस एमडी, डब्ल्यूटीडी ने डिफॉल्ट नहीं किया है, उसका नेग्लिजेंस नहीं हुआ है, उसका गलती नहीं है, तो आप प्रीमियम पैसा एडजस्ट नहीं कर सकते। बट उसका गलती हो गया, जो भी प्रीमियम दिया ना भैया, ये माना जाएगा कि हमने, कंपनी ने इसको रेम्युनरेशन दिया, तो रेम्युनरेशन से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। यूजुअली प्रीमियम एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनेजर रेम्युनरेशन, प्रीमियम क्या होता है, एक्सक्लूड होता है मैनेजर रेम्युनरेशन से। इफ ही प्रूव्ड गिल्टी, अगर वो मेंबर, सॉरी, वो डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिल्टी प्रूव हो जाए, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, मैनेजर रेम्युनरेशन में क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, ठीक है। 197 subsection 14, MD receiving commission from the company is not disqualified for issuing any remuneration commission is holding internal disclosing board report। ये बताना पड़ेगा, जो भी एमडी डायरेक्टर ये लोग को कमीशन मिल रहा है ना, वो डिस्क्वालीफाई नहीं है रिमुनरेशन कमीशन लेने से, होल्डिंग सब्सिडी से, वो डिस्क्लोज करना पड़ता है बोर्ड रिपोर्ट में, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, बस इतना बताना पड़ता है, ठीक है। कॉन्टरमेशन कर दो तो पेनल्टी है 5 लाख 1 लाख, देख लेना यार। सुनो, ये देख लो, ऑडिटर रिपोर्ट, अब जो यहाँ पे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, दिसंबर 21 में, ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है, किसके रिगार्डिंग, जो भी मैनेजर रिमुनरेशन मिला ना एज पर सेक्शन 197 और या उसके एक्सेस लिमिट में अंडर सेक्शन 197, उसके रिगार्डिंग क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोजर देना पड़ता है ऑडिटर को। तो 197 एक बड़ा सेक्शन था, ठीक है, कब खत्म हुआ, बेकार है। सुनो, 198 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। सर मैं बताऊं, इसके चांसेस 5% मेरे को लग रहा है। अब आ जाए तो मेरे को गाली मत दे देना, सर आपने 5% बोला था, हमको मिस कर दिया। नहीं, सुन लो, परसेंटेज वाला, कि नेट प्रॉफिट जब बोलते हैं ना सर, 11% नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5% नेट प्रॉफिट, इसका नेट प्रॉफिट निकलता कैसे है? कुछ नहीं है, मैं बस समझा देता हूँ। अगर मान लो इनकम है, उसमें क्या क्या अलाउ है, मतलब ऑलरेडी अगर इनकम में अलाउ किया हुआ है तो उसको छोड़ देना, कुछ मत करना। सर क्या क्या, सब्सिडी बाय गवर्नमेंट, बॉन्टी बाय गवर्नमेंट। बॉन्टी क्या होता है, एडिशनल बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, या मान लो और एनी पब्लिक अथॉरिटी ऑथराइज बाय सीजी, म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा मान लो दिया गया, जो सीजी ऑथराइज करती है, तो सब्सिडी दिया गया है, बाउंटी दिया गया, मतलब बेनिफिट्स दिया गया है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, या मान लो कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो सीजी प्रेस्क्राइब करती है, ठीक है, इन लोगों के द्वारा अगर दिया जा रहा है तो ये अलाउ है। मतलब कहने को मान लो लिखा जाए 10 लाख की नेट प्रॉफिट है, इसमें सब्सिडी इंक्लूड है, तो कोई बात नहीं, अलाउ है। बट बोल दे कि इसमें कुछ और इंक्लूड है, मतलब कैसा सर, ये वाला, तो ये सब डिसअलाउ है। मतलब बोल दे कि 10 लाख में ना 3 लाख की सब्सिडी है, 2 लाख का बाउंटी है सीजी का, अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सब अलाउ होता है, ठीक है। तो सब्सिडी, बाउंटी, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट दे या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी दे। सर डिसअलाउ क्या होता है, पीएफसीआई, मतलब प्रीमियम ऑन शेयर्स डिवेंचर। 10 का शेयर्स है, 110 में बेचा तो 100 का प्रीमियम है ना, अगर ये आपने नेट प्रॉफिट में ऐड किया हुआ ना, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा भैया, नेट प्रॉफिट से माइनस कर देना। फॉरफिटेड शेयर्स का प्रॉफिट होगा, माइनस कर देना। कैपिटल प्रॉफिट होगा, माइनस कर देना। सर नाउ व्हाट इज कैपिटल प्रॉफिट, सर 10 लाख का सामान था, 6 लाख डब्ल्यूटीवी हो गया, 11 लाख में बेच दिया, सर 1 लाख का क्या हुआ, डिसअलाउ कर देना, कैपिटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है, बताऊंगा कैसे भी, ठीक है। तो 3 चीज है, प्रीमियम ऑन शेयर्स, फॉरफिटेड, F4, C4 कैपिटल प्रॉफिट, I4 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिक्स एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर। सर यही बोल रहा हूँ, सुनो, कॉस्ट 10 लाख का है, डिप्रेशन लगते थे, आज डब्ल्यूटीवी 6 लाख का हो गया, आपने बेचा 11 लाख, तो 10 लाख का कॉस्ट, 10 लाख का कॉस्ट देखो, 11 में से माइनस 6 गया, क्योंकि डब्ल्यूटीवी 6 हो गया ना, 11 में बेचा, तो 5 लाख कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ। तो देखो सर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 10 लाख तो कॉस्ट था ना,
तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 11 में बेचा, 6 में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो अप टू 10 लाख तक तो जो ये है ना ये अलाउ होगा। बट इन एक्सेस ऑफ जो कॉस्ट जाता है ना इसके ऊपर गया, मतलब 11 लाख जो इसके ऊपर गया ना, ये 1 लाख डिसअलाउ होता है। कल लोग क्वेश्चन में आ जाए एग्जाम में कि 12 लाख कॉस्ट है, डब्ल्यूटीवी आपका मान लो 7 लाख है, और आपने बेचा सेल किया समथिंग मान लो 13 लाख में, तो सर कितना प्रॉफिट जुड़ेगा सर? तुम्हें प्रॉफिट कितना हुआ? 13 में से 7 या 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 13 में बेचा, 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसमें 12 तक कॉस्ट तक तो है ना जो 5 लाख ये अलाउ है। अब कॉस्ट से जो ऊपर जा रहा है ना, कैपिटल प्रॉफिट नहीं चल रहा, कॉस्ट ऊपर जो जा रहा है ना 1 करोड़ 1 लाख, ये हो जाएगा डिसअलाउ, ठीक है। ये याद रखना है, कॉस्ट ऊपर वाले प्रॉफिट को करना है डिसअलाउ, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। अब सर देखो ये तो हो गई इनकम की, मतलब अगर आपकी इनकम में ये जुड़ा हो तो हटा देना, ये जुड़ा हो हटा देना, सी फॉर कैपिटल हटा देना, प्रॉफिट ऑफ इमोर्टलिटी हटा देना। अब सर एक्सपेंसेस में क्या क्या अलाउ है? IRCTC जो हम टिकट काटते हैं ना, ये सब अलाउ है। I फॉर इंटरेस्ट, R फॉर रिपेयर्स, कंट्रीब्यूशन जो पॉलिटिकल देते हो वो सब अलाउ है। टैक्सेस बाय सीजी, सर ये सब कौन से टैक्सेस है अदर देन जो नॉर्मल टैक्सेस होते हैं कंपनी के 25%, 30%, ये सब है ना डिसअलाउ होते हैं। उसके अलावा जो भी सीजी कोई टैक्सेस लगाएगी ना एडिशनल टैक्सेस, वो सब अलाउ होंगे। अब 3B की बात कर रहा हूँ, ये देखो I फॉर इंटरेस्ट, R फॉर रिपेयर्स, C फॉर कंट्रीब्यूशन, T फॉर टैक्सेस, IRCT हो गया, IRCTC हो जाता, तो IRCT से आपको याद हो जाएगा। सर 3B मतलब बोनस होगा तो अलाउ करोगे, मतलब ऑलरेडी बोल दिया कि कंपनी का 10 लाख है, आपने 5 लाख बोनस दिया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। तो बोनस अलाउ हुआ है, बैड डेब्ट्स अलाउ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउ है, ठीक है। अब नाउ I फॉर इंश्योरेंस अलाउ है, नाउ 2D, 3D होता है ना 2D, डिप्रिशिएशन अलाउ है अंडर सेक्शन 123, और डायरेक्टर सिटिंग फीस अलाउ है। तो ये सारे अलाउ है। अगर ये सारे एक्सपेंसेस बोले कि आफ्टर सेटिंग ऑफ दिस एक्सपेंसेस, कुछ मत करना, इग्नोर करना है। अगर लेकिन बोलते 10 करोड़ आपने नेट प्रॉफिट है, इसमें आपका नॉर्मल टैक्सेस भी है। सो नॉर्मल टैक्सेस क्या होता है? जो कंपनी का लगता है ना 25%, 30%, नॉर्मल इनकम टैक्स जो लगता है ना, जो वो वाला क्या होता है? डिसअलाउ होता है। तो आपको ये आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। वॉलंटरी पेमेंट होगा, कुछ कंपनी ने कुछ वॉलंटरी पेमेंट कर दिया, वॉलंटरी पेमेंट स्कीम में पेमेंट कर दिया, वो सब डिसअलाउ होगा, ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल लॉस डिसअलाउ हो गया, ऐड करना पड़ेगा। तो सर देखो अलाउ में क्या क्या? सब्सिडी, बाउंटी या एनी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा, सीजी द्वारा। डिसअलाउ क्या है? P फॉर प्रीमियम, F फॉर फॉरफिटर, C फॉर कैपिटल, I फॉर इमोल प्रॉपर्टी का जो भी कैपिटल नीचे का प्रॉफिट है। अब सर एक्सपेंसेस में क्या क्या अलाउ होगा? I फॉर इंटरेस्ट, R फॉर रिपेयर, C फॉर कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल वाला, ठीक है, और T फॉर टैक्सेस बाय सीजी। यहाँ कौन से टैक्सेस होते हैं अदर देन ये वाले? इसको छोड़ के एडिशनल टैक्सेस तो ये वाले। सो 3B मतलब बोनस, बैड डेट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। I फॉर इंश्योरेंस अलाउ है, D फॉर डिप्रिशिएशन अलाउ है, D फॉर डायरेक्टर फीस अलाउ है। हटे अलाउ डिसअलाउ क्या क्या है? नॉर्मल, वॉलंटरी, कैपिटल लॉस, ठीक है। सर रिकवरी ऑफ मैनेजमेंट इन सर्टेन केसेस व्हेन अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर रीस्टेट क्या होता है? जब फ्रॉड होता है कंपनी में, मतलब गलती से कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 करोड़ था, गलती से फ्रॉड करके 200 करोड़ कर दिया गया। अब 200 करोड़ का 11% दिया जाएगा, 22 करोड़ रुपया, जबकि एक्चुअली में 20 करोड़ का 11% 2.2 करोड़ रुपया होता। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तो कहीं ना कहीं रीस्टेट करना पड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, ठीक है। ऑफ प्रायर ईयर्स ड्यू टू फ्रॉड, फ्रॉड की वजह से आपको क्या करना पड़ा? रीस्टेट करना पड़ा, फिर से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलना पड़ा, ठीक है। इट शैल रिकवर एनी मैनेजर इन्वेस्टमेंट पेड इन एक्सेस। तो गलती से जो 2 करोड़ 20 लाख से ऊपर 22 करोड़ चला गया ना, तो एक्सेस कितना गया? समथिंग 19 करोड़ 80 लाख रुपीज। तो ये जो एक्सेस गया ना, ये रिकवर कर सकता है, ठीक है, टू एमडी मैनेजर डब्ल्यूटीटी बाय वॉट एवर इम्पोर्ट। तो देखो सर इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ना फ्रॉड की वजह से रीस्टेट होता है, वहां पे गलती से चला गया विदाउट एसआर पास किए हुए। वहां पे क्या होता है? आपको आप ज्यादा दे सकते हो बट आपको एसआर पास करना होता था, बट आपने एसआर पास नहीं किया। यहाँ पे क्या किया? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत कर दिया। आपने ना फाइनेंशियल में क्या किया? 20 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी, आपने 200 करोड़ कर दिया, 200 करोड़ का 11% दे दिया आपने, जबकि 20 करोड़ का 11% होता। और आपका फाइनेंशियल में रीस्टेट हुआ, तो जो भी एक्सेस हुआ ना, एक्सेस की बात कर रहा हूँ, पूरा नहीं लेना है, एक्सेस वाली बात कर रहा हूँ, वो आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। थक गया यार सर, बस एक पेपर आपसे दूर है ग्रुप 1 मतलब सीए प्रीफिक्स लगाने के लिए, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करते हैं, खत्म करते हैं इसको यार। चलिए यार डिनर भी करना, चलो देखते हैं। सर देखो फॉर्म्स एंड प्रोसीडर्स ऑफ सर्टेन एप्लीकेशन प्लस रूल 7 नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन 201, बहुत लेस इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? एवरी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 196 फॉर सीजीज अप्रूवल शैल बी मेड विया फॉर्म MR2। मैंने बताया था ना सर, कॉफे पोसा 19 एक्ट, वहां पे अगर जाने जा रहे हो ना तो आपको 90 डेज के अपॉइंटमेंट से, अगर आपने इसमें डिटेन हुआ होगे तो 90 डेज अपॉइंटमेंट से आपको MR2 फॉर्म लगाना पड़ता है। किसको? सीजी को। अब सर ये सीजी को आप खाली में नहीं जाओगे, बहुत कुछ दे के जाओगे। सर क्या क्या? बिफोर एप्लीकेशन ना, आप तुम सीजी को एप्लीकेशन लेके जा रहे हो ना 196 में, जो आप जहाँ पे कॉफी पोसा इसमें डिटेन हुए थे, बिफोर एप्लीकेशन इज मेड ए जनरल नोटिस। आपको एक ढिंडोरा पीटना पड़ेगा, जैसे भुवन बम का ढिंडोरा आया था ना, आपको ढिंडोरा पीटना पड़ेगा। सर क्या? एक जनरल नोटिस देना पड़ेगा, मस्ट बी सेंड टू ऑल मेंबर्स। आपके हर मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि भैया देखो हम है ना कॉफी पोसा में डिटेन हुए थे, इंडिकेटिंग नेचर, कौन सा नेचर कि तुम सीजी पास जा रहे हो MR2 फॉर्म लेके, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड,
अब भाई मेंबर तो बात की बात है, मेंबर तो बात की बात है, आपको ढिंडोरा पीटना पड़ेगा अपने न्यूज़पेपर में। तो मस्ट बी पब्लिश इन वन और मोर इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वन मोर लोकल न्यूज़पेपर, जैसे बोलूंगा वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच रजिस्टर ऑफिस इज लोकेटेड। तो एक न्यूज़पेपर इंग्लिश, एक न्यूज़पेपर वर्नाकुलर, जहाँ पे आप महाराष्ट्र में तो मराठी, पंजाब में हो तो पंजाबी, बिहार में हो तो दैनिक भास्कर, ठीक है। मस्ट बी अटैच अलॉन्ग MR2 अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिकेशन न्यूज़पेपर। तो MR2 प्लस सीजी पास जा रहे हो, MR2 फॉर्म प्लस आपने जो न्यूज़पेपर किया ना उसका सर्टिफिकेट, भैया सर्टिफिकेट साइन करके बोलना कि हाँ हमने न्यूज़पेपर ढिंडोरा पीट दिया कि हम कॉफी पोसा में डिटेल में थे भैया, और कोई बेइज्जती करना है MCG करवा लो और कहाँ का डिटेल में पूछ लो हमसे, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, अप्लाई जाएंगे, कोई ना कोई तो सीजी पास जाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाएंगे। सर नाउ मेरे अंदाज से सबसे इंपॉर्टेंट इस मई 22 में यहाँ से मेरे को क्वेश्चन लग रहे हैं, ये यहाँ से जो आने वाले हैं ना, ये मेरे को मई 22 के लिए सबसे हाईएस्ट लग रहे हैं क्वेश्चन। सर कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ MD WTT मैनेजर, सो नॉट अदर डायरेक्टर्स, यहाँ पे बात करता है सेक्शन 202 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कितना कंपनसेशन मिलेगा, मान लो कि उसके डायरेक्टर 5 साल का अपॉइंट हुई, कोई डायरेक्टर 5 साल का अपॉइंट हुआ, सर 2 साल बाद उसको हटा दिया गया, जबरदस्ती बोला था चल चल निकल निकल, ठीक है, तो हटा दिया गया यहाँ पे ना, तो कितना कंपनसेशन मिलेगा। सर सुनो, कंपनी में मेक अ पेमेंट टू MD WTT मैनेजर, सर नॉट अदर एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट एनी अदर डायरेक्टर, ठीक है, बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट ऑफ फ्रॉम ऑफिस। सर कितना मिलेगा कंपनसेशन, सुनो सबसे पहले सुनो, नो कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस कैन बी पेड इन द फॉलोइंग केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। कब कब आपको कंपनसेशन फ्रॉम लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा, सर देखो, डायरेक्टर रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एज अ रिजल्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन एंड इज अपॉइंटेड एज MD WTT मैनेजर अदर ऑफिसर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन न्यूली फॉर्म कंपनी, ठीक है। सुनो क्या बोल रहा है, आप मान लो ABC में कंपनी में क्या थे, एज ए MD थे, सपोज ये बंदा राजन, ये ABC में MD था, अब इसका एमलगमेशन हो गया मान लो PQR से, अब इस राजन को PQR में MD दिया गया, अब भैया राजन निकला तेज, राजन बोला कि नहीं मेरे को ABC में MD चाहिए, अब ABC बंद हो गया है, हम इसमें MD नहीं लेंगे। तो भैया ये क्या हो गई, तुमको पोस्ट थोड़ी ना लो किया हमने, ABC में भी तुम्हें MD दे रहे थे, PQR में भी MD दे रहे थे, अब तुम भैया अलग लेवल के, छोड़ो क्या बोल, रात का टाइम है, नौटंकी कर रहे हो, तो भैया ऐसे नहीं चलेगा। तो अगर कोई डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है, ये बोल रहा है कि भैया हम एमलगमेशन कंपनी में, जो नई कंपनी है उसमें हम ये पोस्ट सेम नहीं लेंगे, हमको इसी कंपनी में पोस्ट चाहिए, हमको भाई पैसा दो, तो बोलेगा नहीं, ठीक है। तो भैया अगर वो वॉलंटियर निकल रहा है, देखो जबकि कंपनी ने लॉ नहीं बोल दिया कि उसको सेम मिल रहा है ना तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बट वो बोला नहीं हम इस कंपनी में एज MD नहीं भी एक्सेप्ट करेंगे, हमको इसी कंपनी में एज MD बनना था, तो भैया इसमें केस में तुम्हें आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। भैया तुम्हारा पोस्ट नहीं गिराया इसने, पोस्ट तुमने नॉर्मल दिया ना, यहाँ भी WTT हो यहाँ भी WTT दिया, क्या दिक्कत है भाई, वो PQR हो या ABC हो, कंपनी रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, एनिमेशन नहीं करेगा वजह से, ठीक है। सेकंड क्या बोला, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इज वैकेटेड सेक्शन 167, अब 167 में तुमने कोई वैकेशन को हिट कर दिया, ठीक है, या कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, इसके वजह से तुम्हारा कंपनी का क्या हो गया, वैकेशन हो गया, ठीक है, 164 वाले कुछ ऐसे हिट हो गया ड्यूरिंग द टेन्योर, जिससे 167 हो गया, वैकेशन हो गया तुम्हारा, या तुमने लास्ट के 12 मंथ की कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की थी, फिर 167 अपने पढ़ के आया होगा तो कोई आइडिया होगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, तुम्हारा ऑफिस हो जाएगा वैकेट, अब वैकेट हो जाएगा तुम बोलोगे भाई वो परेश क्या कहते हैं, चुप चुप के नहीं, दो ना कंपनसेशन दो ना, तो उससे कुछ कंपनसेशन मिलेगा, चल निकल, ठीक है। सुनो, अब भैया तुम क्या हो, तुम गिल्टी ऑफ फ्रॉड हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के, तो जहां तुम फ्रॉड रोड करो तुम सोचो कंपनसेशन मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे एक चीज और बोल दिया, देखो फर्स्ट पॉइंट, आपको MD WTT का पोस्ट मिला, आपने नहीं लिया, आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तो हम ये वो पॉइंट पढ़ रहे हैं जहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। सेम कंपनी में आपको MD का पोस्ट मिल रहा है, आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, आप खुद से रिजाइन कर रहे हो, वॉलंटियर रिजाइन कर रहे हो, आपको चूल मची है, कंपनसेशन नहीं मिलेगा, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है आपका डायरेक्टर वैकेट हो गया ऑफिस सेक्शन 167 के तहत, आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा क्या, आप फ्रॉड कर रहे हो, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आपके कंपनी इज बीइंग वाउंड अप ड्यू टू ग्रॉस लीकेज ऑफ डायरेक्टर, आपके वजह से भैया डायरेक्टर, आपके वजह से हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपके वजह से हमारा कंपनी का वाइंड अप हो चुका है, कंपनी वाइंडिंग में जा चुकी है, आपने कुछ ऐसा कांड कर दिया है, अब आप हमको बोल रहे हो कंपनसेशन दो, चल तेरी झलक सेल्फी शिवल्ली, ठीक है, वो निकल लो, वो पुष्पा का डांस करते हुए निकलना, ठीक है। चलो अब तुम्हारे से कुछ इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया, ये सब हो गया, तो ये नॉर्मल सारे पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। अब सर देखो कितना मिलेगा, अब बात है कि सर अगर मान लो चलो ये सब केस में, अगर ये सब केस आपको एग्जाम में आ गया तो यहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिलेगा, बट इसके अलावा कुछ नहीं आया केस, तो नॉर्मल आपसे पूछा जाए कितना कंपनसेशन मिलेगा, तो मान लो ये बंदा यहाँ पॉइंट हुआ एज MD, ठीक है, 5 साल के लिए, तो मान लो 20, 21, 22, 23, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 24, मान लो 25, तो रेमुनेशन वुड बी हैव अर्न्ड फॉर रिमेनिंग टेन्योर, तो सर मान लो 2 साल इसने कर दिया, या मान लो 3 साल कर दिया, ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचा, सर 2 साल और 3 ईयर विच एवर इज लोअर, तो सर 2 साल का कंपनसेशन मिलेगा।
सर मान लो इसने एक ही साल किया था, 4 साल बचे थे, 4 साल रिमेनिंग बचा और 3 साल, विच एवर इज लोअर, तो सर 3 साल मिलेगा। सर मान लो इसने 4 साल कर दिया, 1 साल बचा, तो सर 1 साल और 3 साल, विच एवर इज लोअर, सर 1 साल। तो कहने को सर रिमेनिंग टाइम और 3 years विच एवर इज लोअर। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, रिमेनिंग टाइम मान लो कि आपने 1 साल कंप्लीट कर दिया, रिमेनिंग कितना बचा, 4 साल बचा, तो 4 साल रिमेनिंग और 3 years विच एवर इज लोअर, तो सर यहाँ पे 3 years फिक्स रहेगा, रिमेनिंग टाइम आपको डालते रहना है, तो जितना रिमेनिंग टाइम डालोगे और 3 years विच एवर इज लोअर, तो ये आपका क्या होगा, टेन्योर मिलेगा, मतलब इतना साल का आपको कंपनसेशन मिलेगा। अब सर कंपनसेशन मिलेगा कैसे, बेस्ड ऑन एवरेज, सर बोल रहा हूँ एवरेज रेम्यूनरेशन ऑफ लास्ट 3 years और शॉर्टर पीरियड एज द केस में। सर बताओ एग्जांपल बनाई दो, बिकॉज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, मान लो ये 20 में आए, 21 में पहला साल, 22 में दूसरा साल, 23 में तीसरा साल, 24 में चौथा साल, अब 25 में दूसरा साल। ठीक है, आपको यहाँ पे रेम्यूनरेशन मिला, सपोज मान लो 20 लाख, यहाँ पे रेम्यूनरेशन मिला 20 लाख, यहाँ पे रेम्यूनरेशन मिला 20 लाख। ठीक है, अब मान लो आपने 3 साल बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ, आपको मतलब बंद निकाल दिया गया कुछ ऐसे वजह से, जबकि ऊपर कोई रीजन था नहीं, तो सबको रेम्यूनरेशन पहले मिलेगा कितने पीरियड का, आपको ये निकालना है, पहले आपको निकालना है पीरियड, कितने पीरियड बचा आपके, 2 साल बचे और 3 year विच एवर इज लोअर, कितना हुआ सर 2 year। ठीक है, 2 year का मिलेगा, परफेक्ट। अब मिलेगा कितना सर, तो लास्ट 3 year के जो आपको रेम्यूनरेशन मिला ना उसका एवरेज कर लेना सर, 1 2 3, यहाँ पे आपको मिलने वाला है ना 1 2 3, मतलब 60 का डिवाइड बाई 3 20, सर आपको 20 इंटू 2 साल इक्वल टू 40 लाख मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। सर समथिंग आपको यहाँ मिला 15, यहाँ मिला आपको 10, यहाँ मिला आपको 5, तो लास्ट का 3 साल का एवरेज निकाल लो, 15 10 25 5 30, 30 का डिवाइड बाई 3 10, और कितने साल बचे थे 2, तो 10 इंटू 20 लाख टोटल मिलेगा, टोटल 20 लाख लिख के आना। ठीक है, तो जो भी आपका प्रीवियस 3 years है ना, या चलो मान लो दूसरा एग्जांपल की चलते हैं, सही बहुत इंपॉर्टेंट, देखो आराम सुन लो यार, देखो मैं आपको 10 नंबर बचा लूंगा, ये मेरे को बहुत हाईली चांसेस लग रहा है। और सर इतना क्या रिवीजन में, देखो सर मेरा मानना यही है, आई एम विशाल भट्ट सर, मैं फैन हूँ उनका। ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगता है उनका पढ़ाने का टेक्निक, और तुरंत उनका मतलब है कि भाई तुम टाइम लगा रहे हो, तुम 1 घंटा लगा रहे हो, तुम 1 घंटा 20 मिनट लगा लो, तो अच्छा समझ लो। सुनो, अब मान लो यहाँ पे उसका एडमिशन था 20, यहाँ पे एडमिशन था उसका 30, अब यहाँ पे हो गया कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस 5 साल के साथ, तो कितना बचा सर, लेफ्ट 3 बचा और 3 बीच में लोअर, तो 3 ही होगा। अब 3 साल का मिलेगा इसको, कितना मिलेगा सर, 30 प्लस 20 50 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज लास्ट 3 ईयर निकाल लो, और शॉर्टर पीरियड एज द केस में भी, तो यहाँ पे शॉर्टर पीरियड हो गया 3 साल से कम, तो जो भी आपका लास्ट 3 साल या उससे कम का पीरियड उसका एवरेज निकालना है, तो 25 लाख हो गया आपका एवरेज इंटू 3 इक्वल टू 75 लाख रुपए आपका टोटल कंपनसेशन मिलेगा। दिमाग में बैठा लेना, क्वेश्चन आने का हाईली चांसेस है। ठीक है, नो सीएफ वालो मतलब नो कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ इस वाइंडिंग ऑफ कंपनी कमेंस बिफोर डेट ऑफ सीजन ऑफिस, मतलब उसके ऑफिस छोड़ने से पहले अगर वाइंडिंग अप चालू हो गया तो भैया आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आ सकता है, मान लो ऑफिस छूट रहा है इसका 1 मई को, और इसका 1 अप्रैल को कंपनी का वाइंडिंग अप चालू हो गया, 1 मई को आप आ रहे हो, भैया दो ना कंपनसेशन, बोलेगा भैया हमारा ऑलरेडी खात्मा में जा रहे हैं, हम ऑलरेडी बंद होने जा रहे हैं, तुम कंपनसेशन कहाँ से ला के दे दूंगा। ठीक है, या मान लो वाइंडिंग चालू हो गया विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ सेशन। ठीक है, तो 12 महीने पहले कभी भी वाइंडिंग हो गया तो भैया नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, does not provide a payment to MD और ATC for other service। हाँ, आपको अदर कैपेसिटी में कुछ हुआ, मतलब प्रोफेशनल कैपेसिटी में कुछ काम किया है ना, तो आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, प्रोफेशनल कैपेसिटी मिला होगा तो आपको पेमेंट मिल जाएगा उसका। ठीक है, अब सर 203 ये भी इंपॉर्टेंट है, तो क्या बोल रहा हूँ, अब जो सीरीज आ रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ऊपर कैलकुलेशन वाला जो 3 साल और फिर 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, पहले आपको निकालना है पीरियड, कितने पीरियड के लिए, तो जो भी आपका पीरियड होगा 1 2 3 जो भी होगा, और 3 विच एवर इज लोअर, और आपको रेम्यूनरेशन निकालना है 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, या मान लो जो भी लेसर पीरियड है उसका एवरेज प्रॉफिट, मान लो 1 ही साल काम किया तो उसका प्रॉफिट निकाल लेना, उतना रेम्यूनरेशन निकाल लेना, इनटू जो भी टाइम निकला आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब बोला अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, सर नाउ हु इज केएमपी, तो पहले जानना है किस कंपनी को केएमपी चाहिए। सर एवरी लिस्टेड कंपनी, सर लिस्टेड कंपनी में मैंडेटरी केएमपी होगा। ठीक है, एंड अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, इसमें क्या चाहिए, मैंडेटरी केएमपी। सर मेरे को बहुत बार मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैंने बहुत मॉक लगाया, क्वेश्चन आया, तो कहीं ना कहीं उनके नजर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिस्टेड कंपनी है तो कान खोल सुन लेना, केएमपी चाहिए चाहिए। या मान लो पब्लिक कंपनी है, अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है तो केएमपी चाहिए चाहिए। शैल हैव केएमपी में कौन कौन होंगे, एमडी होगा, या तो सीईओ होगा, या तो मैनेजर होगा, और इन देयर एब्सेंस एक डब्ल्यूटीडी होगा। तो एमडी सीईओ मैनेजर एंड इन देयर एब्सेंस एक डब्ल्यूटीडी, प्लस में एक सीएस होगा, प्लस में एक सीएफओ होगा। तो यहाँ पे और है, प्लस में ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, यहाँ पे कोई भी एक भी होगा चलेगा। तो कहीं को एमडी प्लस सीएस प्लस सीएफओ, या सीईओ प्लस सीएस प्लस सीएफओ, या मैनेजर प्लस सीएस प्लस सीएफओ, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे आया अमेंडमेंट, सर रूल 8A, सर बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। सर देखो यहाँ से क्या हुआ ना, एक जॉब ऑफर अच्छा आ गया, सीएस के लिए जॉब अच्छा खुल गया, तो कहीं को अपॉर्चुनिटी अच्छा मिला सीएस वालों को। सर क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे बोला लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी,
यहाँ पे पब्लिक कंपनी अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है तो मैंडेटरी केएमपी चाहिए। अब सुनो, अब यहाँ बोल दिया मैंडेटरी सीएस चाहिए। कौन सीएस? जो कंपनी में आके जॉब करे। तो सर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है सीएस का, मैं तो बोलूंगा अच्छा खासा है, फॉर्म भरवाओ भाई सीएस का, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। सर बोला एवरी प्राइवेट कंपनी, सर नॉट पब्लिक, मतलब एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा सैल मतलब मैंडेटरी अपॉइंट है फुल टाइम सीएस। तो नॉर्मल बताऊं सर, ऊपर बोल दिया केएमपी किसको चाहिए? जो भी लिस्टेड कंपनी है, अदर पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ ज्यादा, उसको केएमपी चाहिए। केएमपी में क्या क्या होता है हमने देख लिया। अब बोल दिया रूल 8A में ला दिया कि जो भी प्राइवेट कंपनीज है ना, उसका पेड अप शेयर कैपिटल अगर 10 करोड़ से ज्यादा है ना, उसको मैंडेटरी होल टाइम सीएस चाहिए। सर सीएस कौन वाली? जो कंपनी में आकर जॉब करे, काम करे, वो वाली। दो टाइप के सीएस होते हैं सर, सीए भी दो टाइप का होता है, सीए इन प्रैक्टिस और सीए इन एम्प्लॉयमेंट वाला। तो यहाँ पे सीएस इन एम्प्लॉयमेंट वाला मतलब उस कंपनी को मैंडेटली सीएस रखना पड़ेगा अपने कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए। सर किसको? हर प्राइवेट कंपनी को जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा जा रही है। ठीक है। An individual shall not be appointed or reappointed as a chairman of the company at the same time। नॉर्मली चेयरपर्सन प्लस एमडी नहीं हो सकता, चेयरपर्सन प्लस सीईओ नहीं हो सकता। ठीक है, सुनो ये बस इतना याद रखो, चेयरपर्सन प्लस एमडी नहीं हो सकता, चेयरपर्सन प्लस सीईओ नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्मली एक बंदा चेयरपर्सन भी हो, एक पर्सन केएमपी भी हो, नहीं हो सकता, एक पर्सन चेयरपर्सन हो और सीईओ नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, बस इतना याद रखो। एक्सेप्शन क्या है? इफ एओ प्रोवाइड अदरवाइज, इफ एओ बोल रहा है कि हाँ हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज सुनो, इफ कंपनी डज नॉट कैरी मल्टीपल, कंपनी का मान लो मल्टीपल बिजनेस नहीं है, कंपनी का नॉर्मल क्या टायर ट्यूब्स का बिजनेस है, तो भैया यहाँ पे ये ऐसा चल सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, चेयरपर्सन प्लस एमडी नहीं हो सकता या चेयरपर्सन प्लस केएमपी नहीं हो सकता, बट एक्सेप्शन से अगर आप एओ बोलते हैं कि हो सकता है तो भैया चेयरपर्सन प्लस एमडी सीईओ हो सकता है। अब कंपनी का मल्टीपल बिजनेस नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रोविजन क्या बोल दिया? फर्स्ट प्रोवाइजो इज नॉट एप्लीकेबल टू सम केसेस। अब बोल दिया कि ये जो प्रोवाइजो है ना, ये कहाँ नहीं लगेगा, मतलब कहाँ पे आपको चेयरपर्सन प्लस एमडी वाला प्रोविजन नहीं लगेगा? जहाँ पे पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा एंड मल्टीपल बिजनेस एंड वन सीईओ फॉर ईच बिजनेस। अब मान लो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, इसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, प्लस मतलब साथ में टर्नओवर इसका 1000 करोड़ से ज्यादा है एंड कंपनी का मल्टीपल बिजनेस, कंपनी टायर ट्यूब्स में भी है, कंपनी मान लो बाइक्स में भी है और हर बिजनेस का एक सीईओ है। तो यहाँ पे ऊपर का प्रोविजन जो है ना कि कंपनी में चेयरपर्सन प्लस एमडी नहीं हो सकता, ये प्रोविजन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बात है चेयरपर्सन प्लस एमडी हो सकता है। कब हो सकता है? जब कोई पब्लिक कंपनी हो और उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा या इक्वल है और कंपनी का मल्टीपल बिजनेस है, ठीक है, एंड हर बिजनेस का एक सीईओ है। तो यहाँ पे नॉर्मली चेयरपर्सन प्लस एमडी हो सकता है, चेयरपर्सन प्लस सीईओ हो सकता है, जो हमने ऊपर देखा है जो नहीं हो सकता था। ठीक है, तो थोड़ा टिपिकल है, समझ लेना, नहीं समझो कोई बात नहीं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, एवरी होल टाइम डायरेक्टर केएमपी शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन एंड सच बोर्ड रेजोल्यूशन शैल बी अपॉइंटेड टर्म्स एंड कंडीशन अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो जो भी केएमपी अपॉइंट होता है ना, वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके होगा और उसमें टर्म्स कंडीशंस के लिख देंगे वो क्या क्या करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉइंट होकर। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन ऑफ मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर केएमपी शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम एक्सेप्ट इन ए सब्सिडरी कंपनी। तो मैं सिंपल बोलूं, केएमपी में जो भी बंदा आते हैं ना, वो एज अ केएमपी एक ही कंपनी में काम करेंगे। मतलब मान लो सुनो, मान लो एबीसी कंपनी में हो, ठीक है, एबीसी लिमिटेड में हो, तो यहाँ पे मान लो आप सीएफओ, ठीक है, एज अ केएमपी सीएफओ, और मान लो आप पीक्यूआर में भी एज अ सीएफओ जाना चाहते हो, ठीक है, एज अ या केएमपी जाना चाहते हो, बिल्कुल नहीं, तो आप एज अ सेम पोस्ट पे केएमपी आप एक ही कंपनी में कर सकते हो। बट आपका एबीसी का अगर कोई सब्सिडरी है, मान लो 50% से ऊपर अगर पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड किया हुआ है, समझो मान लो बीसीडी, तो यहाँ पे आप जाके उसका फिर वहां पे पोस्ट कर सकते हो एज ए केएमपी। तो नॉर्मली बताऊं, केएमपी वाला बंदा जो है ना, सिर्फ एक ही कंपनी में है ना एज ए केएमपी रह सकता है, दूसरी कंपनी में केएमपी नहीं रह सकता। बट एक्सेप्शन है कि अगर वो दूसरी कंपनी सब्सिडरी है ना, तो वहां पे केएमपी जा सकता है। ठीक है, तो केएमपी शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम एक्सेप्ट इन सेम सब्सिडरी कंपनी। जो भी केएमपी में डेफिनेशन आ रहे हैं ना, वो सिर्फ उसी कंपनी में केएमपी के डेफिनेशन वाले क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, अदर कोई कंपनी में केएमपी नहीं बनेंगे। बट आप इसकी कोई सब्सिडरी है ना जिसमें आप केएमपी हो, वहां पे आप एज ए अलग पोस्ट केएमपी का ले सकते हो, तो सब्सिडरी भाई भाई होते हैं, वहां पे चल सकता है। अब से बात करता है, इफ ए पर्सन इज एमडी मैनेजर इन कंपनी देन ही कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी इन अदर कंपनी। मान लो आप एक कंपनी में एबीसी में एमडी हो और आप पीक्यूआर में भी एमडी बनना चाहते हो, क्या आप बन सकते हो? सर बहुत अच्छा प्रोविजन है, ठीक है, आप बन सकते हो, बट आप एक्स्ट्रा में एक ही बन सकते हो। मतलब आपको कोई बोल दे कि आप एबी में एमडी हो और पीक्यूआर में एमडी हो, आपको बोल दे कि कोई सीडी है उसमें भी एमडी बनना चाहते हो, नहीं, ऐसा नहीं। आप एज एक कंपनी में एमडी हो तो दूसरी कंपनी में जाकर आप एमडी बन सकते हो, ठीक है, बट उसका क्या दिक्कत है, क्या प्रोसीजर है? आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में, और आपको कंसेंट लेना पड़ेगा हर वो डायरेक्टर से जो प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो सिंपल नॉर्मल एमडी वाले को क्या है,
एमडी वालों क्या है, आप मान लो देखो नॉर्मल क्या है, केएमपी हो तो केएमपी वालों सिर्फ उसी कंपनी में केएमपी रहना, अदरवाइज सब्सिडरी हो तो उसमें केएमपी रहो, अदरवाइज कोई केएमपी नहीं। बट एमडी वाले के लिए साफ एक्स्ट्रा बोल दिया कि एमडी वाले, आप एक कंपनी में एमडी हो और दूसरे कंपनी में एमडी बनना चाहते हो तो आप क्या करो, बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दो और यूनानिमस रेजोल्यूशन, जो भी आप देखते हो यूनानिमस रेजोल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे सारे डायरेक्टर्स का वोट यस 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 है, तो आप एक टाइम पे दो कंपनी में एज ए एमडी बन सकते हो। सिर्फ एमडी वालों को छूट दिया गया कि आप एक टाइम पे दो कंपनी में एमडी बन सकते हो, जो आपका यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो जाए और स्पेशल नोटिस चला जाए, मीटिंग में रेजोल्यूशन मस्ट बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स इन इंडिया। जो भी डायरेक्टर्स है उनको एक स्पेशल नोटिस जाएगा और सारे डायरेक्टर रेजोल्यूशन बैठ के बोर्ड मीटिंग में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही बोल दिया, सुनो आप क्या बोला मैं यहाँ पे, एज ए केएमपी आप दो कंपनी में नहीं बन सकते, बट आप चाहो तो अगला कंपनी में एज ए डायरेक्टर बन सकते हो, तो डायरेक्टर बनने की कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते हो। बट केएमपी भैया आप एक ही कंपनी बन सकते हो या उसकी सब्सिडी बन सकते हो, जो भी केएमपी का पोस्ट ले सकते हो आराम से ले सकते हो। एमडी वालों ने बोल दिया आप एक कंपनी में एमडी हो, दूसरी कंपनी में एमडी बनना चाहते हो, बीआर पास कर दो यूनानिमस रेजोल्यूशन से और सब डायरेक्टर को जो इंडिया में सबको स्पेशल नोटिस दो। बट याद रखना तीसरी कंपनी में आप एज ए एमडी नहीं जा सकते, ठीक है, दो कंपनी तो एमडी जा सकते हो। वैकेंसी ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर की वैकेंसी या केएमपी की वैकेंसी कैसे फील्ड होगी, फील्ड अप बाई बोर्ड मीटिंग बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फील्ड करेंगे कैजुअल वैकेंसी विद इन 6 मंथ फ्रॉम वैकेंसी। सर ये मैंडेटरी है, जिस मंथ आपका वैकेंसी बना 1 जुलाई को, यहाँ से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपका वैकेंसी फुलफिल हो जाना चाहिए, ठीक है, मैंडेटरी फुलफिल होना चाहिए सर। ठीक है, अब क्या बोला, सेल नॉट अप्लाई टू, जो हमने ऊपर प्रोविजन देखा ना, सारे प्रोविजन किसको अप्लाई नहीं होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज को, बट उसने है ना फाइलिंग नहीं, डिफॉल्ट नहीं किया उस गवर्नमेंट कंपनी ने एनुअल रिटर्न्स का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, चलो सर ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी ऑडिट क्या होता है सर, बड़ी ऑडिट, जहाँ पे कंप्लायंसेस चेक होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी मतलब क्या होता है, जहाँ पे कंप्लायंसेस चेक होते हैं सर फॉर बिगर कंपनी। सर बिगर कंपनीज बोले तो एवरी लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी का सेक्रेटरी ऑडिट हो सकता है, या मान लो अदर पब्लिक कंपनी, ठीक है, या मान लो लिस्टेड नहीं है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे ये डील नहीं कर रही है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे डील नहीं कर रही है बट पब्लिक कंपनी है, ठीक है, मतलब लिमिटेड लगा है, 200 मेंबर या 7 मेंबर्स लेके 200 मेंबर से 7 मेंबर से अनलिमिटेड मेंबर से पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अब बोला कौन सी पब्लिक, सर हर पब्लिक कंपनी नहीं, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, क्या बोल रहा हूँ, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, लोन 100 करोड़ या उससे ज्यादा, एक्सीडिंग 100 नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे फंसना मत, 100 करोड़ या उससे ज्यादा। सर आपने पढ़ा होगा एक जगह इंडिपेंडेंट एक्टर वुमेन एक्टर से एक्सीडिंग 50, यहाँ पे एक्सीडिंग नहीं है, यहाँ पे 100 करोड़ भी चलेगा। तो सर यहाँ पे और है, कोई भी एक कंडीशन, देखो और है, मैं बहुत फंसता हूँ मैं भी, ठीक है, तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए काम हो जाएगा। तो मतलब सर अगर मैं बोलूँ एवरी लिस्टेड कंपनी है तो भाई मैंडेटरी सेक्रेटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। सर मैं बोलूँ प्राइवेट कंपनी है तो सेक्रेटरी ऑडिट नहीं करना पड़ेगा। सर मैं बोलूँ पब्लिक कंपनी है तो भाई हम पूछेंगे कितना कंडीशन फॉलो हुआ, क्या उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, सर उसका मान लो पेड अप शेयर कैपिटल 40 करोड़ है, तो हम बोले क्या उसका टर्नओवर 250 करोड़ है, मान लो टर्नओवर बोलेंगे 260 करोड़ है, तो हाँ ठीक है भाई अब कराना पड़ेगा। सर मान लो हम बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल 40 करोड़ है, टर्नओवर 100 करोड़ है और लोन 90 करोड़ है, क्या कराना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सर ये लिमिट याद कैसे रहेगा, सर आपको वुमेन डायरेक्टर याद है, सर याद है आपको, पेडअप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, सर पेडअप कितना होता है, टर्नओवर सर 300 करोड़, पेडअप 100 करोड़। सर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से 50 निकाल देना है और यहाँ से 50 निकाल देना है और ये दोनों 50 मिलकर आपको यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 50 निकाल दोगे 100 में से तो 50 बचा, टर्नओवर से 300 से 50 निकाल दोगे 250 बचा। अब ये दोनों 50 जो निकला ना, ये दोनों 50 को यहाँ जोड़ दोगे तो 100 हो गया, ठीक है। तो ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, कंडक्टेड बाय प्रैक्टिसिंग सीएस, जो सीएस प्रैक्टिसिंग वाले होंगे ना वो सारा सेक्रेटरी ऑडिट करेगा। ऑडिट रिपोर्ट MR3 फॉर्म में जाएगा, एनेक्स ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट साथ एनेक्स होगा, ठीक है। ड्यूटीज क्या है, कंपनी को असिस्टेंस देना पड़ेगा, चाय पानी नाश्ता पानी सब कराना पड़ेगा, जो भी सीएस आएंगी सेक्रेटरी ऑडिट करने के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे फाइन लग जाएगा अच्छा खासा। बोर्ड रिपोर्ट में क्या होगा, एक्सप्लेनेशन अटैच होगा MR3 फॉर्म में, जो भी सीएस बोलेगी भैया ये सब कांड किए हो तो बोर्ड रिपोर्ट में वो सब अटैच करना, तो ये असिस्टेंस देना पड़ेगा उसको। सब बस ये लिमिट याद कर लेना, बहुत भगवान आपको भला करेगा सर, ठीक है। पेड अप शेयर 50 करोड़, मैं सिंपल हो गया, वुमेन डायरेक्टर आंख बंद कर याद करना और दोनों में से 50 प्लस माइनस कर देना और इधर 100 करोड़ कर देना सर। और तीनों में से कोई भी सेटिस्फाइड होगा समझना सेक्रेटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा पब्लिक कंपनी को, ठीक है सर। नाउ फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, सर बच्चा वाला क्वेश्चन अब डाल देना यार। रिपोर्ट टू बोर्ड, बोर्ड को रिपोर्ट करेगा डायरेक्टर्स को कंप्लायंस रिगार्डिंग प्रोविजन टू कंपनी, इंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइन विद एप्लीकेबल सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा हो, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स होते होंगे, कुछ फॉलो करते होगे, जैसे हमारा एएस अकाउंट स्टैंडर्ड उनका सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स होते होंगे, टाइमली बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना होगा, ये सब होगा और क्या। प्रोवाइड टू डायरेक्टर गाइडेंस, अब डायरेक्टर्स को गाइडेंस चाहिए कि भाई DIR3 KYC कब फाइल करना है, ये सब रिगार्डिंग, ठीक है। या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज बोलेगा भैया, समझाएगा भाई तू शेयर रोड कर रोड टू डायरेक्टर डिसीजन ले तो ये सीएस करेगा, क्या करेगा, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाएगा। कंप्लायंसेस बोलेगा कंप्लाई करो, ठीक है। फैसिलिटेट कन्वेंटिंग मीटिंग, मीटिंग कन्वेंट करेगा, ठीक है, मिनट्स को बनाएगा,
ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड, जनरल मीटिंग अप्रूवल लेगा बोर्ड से, ठीक है, नोटिस देगा बोर्ड को, रिप्रेजेंट वेरियस रेगुलेटर्स, कुछ मान लो सेबी का कुछ नोटिस आ गया तो वहाँ सीएस जाएगा कंपनी का, ठीक है। तो ये किस सीएस की बात कर रहा है, ये कंपनी में जो जॉब करते हैं ना उन सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करना, कि जो सेक्रेटरी ऑडिट करने आते हैं सर, वो तो प्रैक्टिस वाले नहीं, यहाँ पे जो जॉब करते हैं उनकी, ठीक है सर। दैट्स इट, मैंने सारा इंपॉर्टेंट करा दिया एग्जामिनेट पॉइंट्स व्यू से। सर देखना सर 1 घंटा का वीडियो है, बट डिटेल करवाया हूँ, 10 नंबर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं यहाँ से, ज्यादा चांसेस मैं अभी बता रहा हूँ सर। 204, 203, ठीक है, 203, 203 एंड 202, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उधर 196, तो सर इंपॉर्टेंट लिख लो सर, बाद में मेरे को थैंक यू आगे बोल देना थोड़ा सा यार, बोल दिया करो यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। दो सर 196, 202, 203, 204 सब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, एक चैप्टर बचा हुआ था मेरा डाल दिया, सोचूंगा बोर्ड मीटिंग है ना सर, वो पूरा करवाऊंगा नहीं, बट उसमें जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन मेरे को लगते हैं ना, मैं कोशिश करूँगा वीडियो डाल दूंगा। और एक मैंने गवर्नमेंट का फॉरेन कंपनी का एक अमेंडमेंट डाला था, वो आप टेलीग्राम चैनल में देख लेना सर, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आगे चांसेस। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, मैं भी जाकर खाना खा लेता हूँ, कर लेता हूँ, चलो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, 10 मिनट अपलोड हो जाएगा ये।